रिबर्थ ऑफ मिस मास्टरमाइंड। एपिसोड 2। जब तक रुद्राक्षी के चेतना उसके अंतरिक्ष से बाहर आई तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने बिस्तर से उठकर अपने परिवार को देख के सभी को सुबह का अभिवादन किया और देखा कि सभी नाश्ते के लिए उसके जागने का ही इंतजार कर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत अतासा लगा। फिर वह जल्दी से बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने के बाद आकर सबके साथ खाने के लिए सोफे पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद उसकी माँ ने उसके लिए भी प्लेट में खाना सर्व किया। उसने देखा कि खाना बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये देखकर ही उसको जोरों की भूख लगने लगी, जिससे उसके पेट से भी जोरों के दहाड़ने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सब हंस पड़े। इधर रुद्राक्षी को तो बहुत शर्म आ रहा था। वह तो मन ही मन खुद को ही दितने लगी कि खाना देखकर क्यों उसे रहा नहीं गया। फिर उसने सोचा अब जो हो गया वह तो बदल नहीं सकते है ना, इसलिए वो अभी एक ही काम कर सकती थी, जो है वहां बैठकर चुपचाप अपना खाना खाना। तभी दादाजी ने सबको दांत कर सुप करा दिया। फिर रुद्राक्षी तरफ देखकर कहा, प्रिंसेस तुम उनको अपने दिल में मत लो, तुम बस आराम से खाना खाओ। तुमने 3 डे से कुछ भी नहीं खाया और होश में आने के बाद भी कुछ नहीं खा पाई थी, इसलिए आराम से अपना पेट भरकर खाओ। फिर सबके तरफ देखकर कहा, सबके खाना खत्म होने के बाद हम सब घर जा रहे हैं और तुम तीनों भाई जाकर हमारी प्रिंसेस के घर आने और उसके कमरे की तैयारी करो। बाकी हम सब हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद प्रिंसेस को लेकर घर आ जाएंगे। ठीक है, सबने अपना सर हिला दिया। गर्म नाश्ता करने के बाद सब लोग दादाजी के कहे अनुसार अपना अपना काम करने के लिए चले गई। ऐसे ही रुद्राक्षी की बॉडी के सभी परीक्षण फिर से करने के बाद सभी बाहर ही डिनर करके अपने घर चले गई। घर पहुंचकर सभी लोग अपने अपने रूम में चले गई। सभी बहुत थके हुए थे, लेकिन रुद्राक्षी को कोई अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए ये जिम्मा उसके भाइयों ने अपने ऊपर ले लिया। उन तीनों ने ही उसे उसके कमरे में ले जाकर कंबल ओढ़ाकर उसे सुलाकर तीनों उसके कमरे में रखे हुए सोफे जाकर उलटा सीधा होकर सो गई। रुद्राक्षी भी दवाई के असर से बिस्तर पर आते ही सो गई थी। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गई। उसके तीनों भाई, माँ, पापा, छोटे पापा और माँ सभी मुंबई वापस जा चुके हैं। अभी वह यहाँ सिर्फ अपने दादा और एक नौकरानी के साथ रह रही थी। आज वह स्कूल वापस से जा रही थी। वह सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम खत्म करके नाश्ता करने के बाद स्कूल पैदल चलते हुए चली गई। गनीमत रही कि इसके स्कूल अभी घर के पास ही में है। वह परिवहन शुल्क पर अपना बहुत पैसा बचा सकती है। वह किसी से भी पैसा नहीं मांगना चाहती थी, उसे खुद कुछ करना था। जो भी हो, वह आज बेहद अच्छे मूड के साथ अपने क्लास में चली गई। लेकिन क्लास में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि वह कक्षा में जाने के लिए काफी चौंक गई थी। उसने यहाँ जो देखा वह एक भारी स्थिति थी। आज उसके सभी सहपाठियों ने प्रसन्न दृष्टि से उसका अभिवादन किया और उनमें से कुछ ने तो उसे एक दयनीय दृष्टि से देखा। वो अभी बहुत भ्रमित महसूस कर रही थी। उसका अब तक समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में ही बड़बड़ाने लगी, आज इन लोगों को क्या हो गया है? क्या वे सब पागल हो गए हैं या फिर कुछ और बात है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तारा के सौतेली बहन हो। तारा ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। उसने तो ऐसा दिखाया जैसे तुम उसकी बहन होने के बावजूद भी उसके लिए एक अजनबी हो। एक लड़की आगे आकर बोली। ये वही 3 लड़कियों में से एक थी जो रुद्राक्षी को हमेशा क्लास में धमकाया करती थी। मैं सच कहूं तो उसने ही मुझसे एक बार कहा था कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। हम तीनों को इसके लिए खेद है, हमने बिना सत्य जाने तुम्हें इतना परेशान किया। धमकाने वाली तिकड़ी की दूसरी लड़की ने भी कबूल किया। दबंग तिकड़ी की बातें सुनकर क्लास में हल्ला मच गया। उनके बात सुनकर रुद्राक्षी आखिरकार समझ गई कि यहाँ क्या हो रहा है। तथ्य ये है कि वो कपूर परिवार की सौतेली बेटी थी। उसने सोचा, हो सकता है कि स्कूल के कोई स्टूडेंट या उनके परिवार का कोई व्यक्ति उस समय हॉस्पिटल में हो जहां पर उसे एडमिट किया था। फिर उसने उनको जवाब दिया, ठीक है, मुझे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं है। अब इस बारे में सभी को पता हो तो ही अच्छा है। रुद्राक्षी ने अपने ही विचारों का जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने उन तीनों को देखकर कहा, ये सब ठीक है, आपकी माफी मैंने स्वीकार कर ली है। वो तीनों लड़कियों को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उसने फिर अपने सभी सहपाठियों की ओर देखकर बोली, ये सब सच है कि मैं कपूर परिवार की सौतेली बेटी थी, लेकिन अब मैंने पहले से ही उनसे अपने सारे नाते तोड़ लिया है। अब से मेरा उनके साथ कोई नाता नहीं है। कृतघ्न कुतिया, ये तो कपूर परिवार होना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ सारे संबंध तोड़ दिए हो। कपूर परिवार को तुम जैसे कुतिया को फिर कभी अपनाना नहीं चाहिए। जोर से चीखने की आवाज ने इस समय सबको चौंका दिया था। हाँ, वो निता है, तारा की सबसे अच्छी दोस्त और ससुरी बहन। इस समय तारा पूरी तरह से एक सफेद कमल के रूप में अपने दयनीय अभिनय के साथ निता के पीछे खड़ी थी।
तो फिर आप कपूर परिवार की सौतेली बेटी बनने की कोशिश करके उनकी गुलाम बन सकते हैं और उनसे हर रोज मार खा सकते हैं। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने नीता को एक ठंडी आवाज दी। यदि आप ये सब सहन कर सकते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको प्रणाम करूंगी। इसके बाद वह जाके अपनी सीट पर बैठ गई। रुद्राक्षी के बातों से उसके सभी सहपाठी अवाक रह गए। फिर कुछ पलों के बाद वे सभी उसके जवाब पर हंसने लगे। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की मजाक भी उड़ा सकती है। तारा ने अपनी उंगली ओ की तब तक मुट्ठी बनाए रखी जब तक कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह खुद पर कुछ मजाकिया नजरें देख सकती थी जो उसके सहपाव से आ रही थी। ये सब उस कुतिया के कारण हुआ था। हाँ, वही कुतिया। कुतिया कुतिया कुतिया। उसने अपने मन में रुद्राक्षी को कई बार कोसा। रुद्राक्षी जो पिछली पंक्ति में बैठी हुई थी, उसने देखा कि तारा उसकी उंगली ओ से मुट्ठी बनाई हुई है। उसने तो अभी के लिए ये भी भविष्यवाणी की थी कि तारा इस समय जरूर उसे ही कोस रही होगी। ये देखकर उसने बस उन दो बहनों पर उपहास किया। श्रेया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तारा रुद्राक्षी की सीट के पास आकर एक दयनीय दृष्टि से पूछा। कृपया जो बोलना है बोले। और हाँ मिस तारा, अब से मेरा नाम श्रेया नहीं रुद्राक्षी है, तो दोबारा अगर तुम्हें मुझे बुलाना हो तो कृपया मुझे रुद्राक्षी कहकर बुलाए। रुद्राक्षी तारा को जरा सा भी चेहरा नहीं दे रही थी। इस समय तारा बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को निगलते हुए रुद्राक्षी से कहा, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? इस समय रुद्राक्षी ने तारा पर एक नजर डाली। आप अभी क्या करने की प्रयास कर रहे हैं? उसने फिर अपने मन में सोचा, हाँ हम ठीक है, चलो तुम्हारे अनुरोध से सहमत होती हूँ और देखती हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास क्या योजना है। वह अपने चीत से खड़ी होकर तारा को कोई जवाब दिए बिना क्लास से बाहर चलते हुए स्कूल के बगीचे में आ गई। फिर उसने पीछे घूमकर तारा को देखा जो उसके पीछे ही खड़ी थी। अब तुम्हें जो बात करनी है करो। हम अभी जो भी बात करेंगे यहाँ हमें कोई नहीं सुन सकता है। अपनी बात कहने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसलिए जल्दी शुरू करो। ये कहते हुए उसने अपनी बाहें पार कर ली। तारा ने अपने होंठों को काट लिया। वो अपने मन में कहती है, ये कुटिया तो अधिक से अधिक अहंकारी होती जा रही है। क्या हक है उसे मेरे सामने इतना घमंडी बर्ताव करने की? 9 मिनट। समय बीता जा रहा है। अपना यह समय बर्बाद मत करो। उसे ऐसे भूत की तरह बिना बोले खड़ा देखकर रुद्राक्षी ने उसे चेतावनी दी। तुम इस तरह हमारे साथ अपने संबंध नहीं तोड़ सकती। भले ही हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, फिर भी हम तुम्हारे परिवार हैं। हम सब अभी भी बदल सकते हैं। हम तुमसे पहले से भी बहुत ज्यादा अतसे से व्यवहार करने का वादा कर सकते हैं। तुम सिर्फ एक लड़की हो। ये तुम्हारे दूसरों के साथ रहना बुद्धिमानी भरी डिसीजन नहीं है। तारा ने अपने दिल में अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ बोला। उसने कभी भी परवाह नहीं की कि यह कुतिया कहाँ रहती है, जीती है या मर जाती है। उसे तो बस उसके पापा से दिए हुए वह पैसे वापस लेना था। नहीं, मुझे अब आप सबके अतसे व्यवहार नहीं चाहिए। रुद्राक्षी ने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। क्या तारा को उसके इस अस्वीकृति की उम्मीद नहीं थी? वह जानती थी रुद्राक्षी अपने पापा और दादाजी से कितना प्यार करती है। तो क्या हो गया, उसने मना क्यों कर दिया? क्या तुम सच में बहरे हो? मैंने कहा कि मैं अब ये सब नहीं चाहती। अच्छा तुम ही एक बात बताओ, मैं उस स्थान पर वापस क्यों जाऊं जहां से मैं कब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी? ये कहते हुए उसने उन सबका उपहास किया। वो तारा के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, यह मत सोचो कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दादाजी ने मुझे तुम्हारे परिवार से बसाते समय मिस्टर रेहान कपूर से मुआवजे के तौर पर 300 करोड़ मेरे नाम पर ले लिया था। ये कहते हुए वह तारा पर बुरी तरह से मुस्कुराते हुए वापस अपने क्लास में चली गई। रुद्राक्षी अपने क्लास में वापस आने के बाद से पहले की ही तरह अपना काम करने लगी। फिर वह स्कूल से घर जाने के बाद अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को बदलकर स्पोर्ट्स ड्रेस पहन लिया, क्योंकि उसने पहले से ही सोच लिया था कि उसकी अंतरिक्ष में उगने वाले फल और सब्जियों को उसे कैसे बेचा चाहिए। फिर उसने कुछ फल और जंगली सब्जियां लेने के लिए पास के पहाड़ पर जाने का नाटक करने का फैसला किया। उसने तो पहले ही अपने परिवार को बता दिया था कि उसे खुद के लिए पैसा कमाना है। वो अपने दादाजी के पास जाकर उन्हें पहाड़ से सब्जियां लाकर बेचने के अपने आइडिया के बारे में बताया। उसके इस बात से पहले तो वह मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसकी पपी सा फेस देखकर हार मान लिया। फिर उन्होंने बस इतना ही कहा, जाना है तो जाओ, जो करना है करो, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मुझे बताना याद रखना। और हाँ, खुद के ऊपर पैसा कमाने का ज्यादा प्रेशर मत देना, तुम्हारा परिवार जिंदा है अभी। उनकी इस बात से रुद्राक्षी का दिल गर्माहट से भर गई। उसने जल्दी से अपने दादा को हॉक किया और उन्हें बाय बोलकर वहां से चली गई। वह 1-2 कस्बे से होते हुए आगे बढ़ती रही।
एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उसका स्वागत किया गया। उसने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान बनाए रखी हुई थी। उन्होंने उसे जंगल की तरफ बढ़ते हुए देखा तो कुछ लोगों ने उससे ये भी पूछा था कि वह कहाँ जा रही है। उसने भी उनसे बस इतना ही कहा कि वह बेचने के लिए कुछ जंगली सब्जियां खोजने के लिए जंगल से होते हुए पहाड़ पर जा रही है। पहले तो ग्राम के लोगों ने उससे इतने खतरनाक जंगल और पहाड़ पर न जाने के लिए बार बार कहा, लेकिन जब रुद्राक्षी ने उनके बात ना मानते हुए वहां जाने पर जोर दिया तो उन सबने बस हार मान ली और उसे बस साधारण रहने के लिए कहा। कुछ समय बाद वह उस जंगल में घुस गई जहां से होते हुए पहाड़ पर जा सकते हैं। कुछ देर तक वह ऐसे ही चलती रही, फिर जब वह पहाड़ के पास पहुंची तो वह वहां पर रुककर आसपास का जायजा लेने लगी। वह ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, उसने जल्दी से पहाड़ के अंदर जाते हुए अपनी आंखें बंद करके अपनी स्थान में प्रवेश किया। मास्टर, आप आ गई। रुद्र ने अपने उत्साहित चेहरे के साथ उससे मिलने के लिए भागते हुए आया। हाय मेरा बच्चा, रुद्राक्षी ने भी उनको प्यार से बुलाया। आज के दिन आप क्या क्या करना चाहते हैं मास्टर? रुद्र ने एक्साइटेड होकर पूछा। मैंने जो कल जड़ी बूटी के बारे में पढ़ाई किया था वह आज भी जारी रखना चाहती हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि मुझे भी आत्मरक्षा के बारे में सीखना चाहिए। मैं हमेशा अपनी रक्षा खुद करना चाहती हूँ। रुद्राक्षी ने रुद्र को अपने दिल की बात समझाया। रुद्र कुछ सोचते हुए ओह है, हाँ, हमारे पास मार्शल आर्ट के बारे में सीखने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। फिर वह रुद्राक्षी के हाथ पकड़कर खुशी से बोली, मास्टर, आप जितनी चाहें उतनी मार्शल आर्ट के बारे में सीख सकती हैं, साथ ही आपको जो बेहतर लगे आप उसे भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। वे दोनों एक फूलों के बगीचे से होते हुए शिवालय में प्रवेश कर गए। इस समय किसी को अपनी तरफ आते देखकर मीरा जाग उठी। आपका फिर से स्वागत है मास्टर, आज आप यहाँ क्या सीखना चाहते हैं? मीरा ने अपने सामान्य स्वर रुद्राक्षी से पूछा। रुद्राक्षी ने भी प्यार से जवाब दिया, मैं कल के जो जड़ी बूटी के बारे में अपना पाठ लिया था वही जारी रखना चाहती हूँ। पुष्टि, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। ठीक है मास्टर, अब आप लिफ्ट में प्रवेश कर सकते हैं। मीरा के अपनी बात पूरी करने के बाद लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसी सेम सड़क का उपयोग करते हुए रुद्राक्षी अपने स्टडी रूम में आकर अपने सिट पर बैठते हुए वही सेम आवाज के साथ अपनी पाठ शुरू कर दिया। उसने इस समय अपने पूरे ध्यान से जड़ी बूटियों के बारे में सीखना आरंभ कर दिया। रुद्र के तरफ रुद्राक्षी की तरफ देखकर सोचा कि वह अब अकेले क्या करेगा, इसलिए वह भी उसी के पास ही बैठकर जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। कल की ही तरह 3 घंटे के बाद उन दोनों ने अपना पढ़ाई बंद कर दिया। रुद्राक्षी का दिमाग इस समय पहले से ही पूरा भरा हुआ है। उसे डर था कि अगर उसने अभी भी अपना पाठ जारी रखा तो वह पागल हो सकती है। मैं मार्शल आर्ट सीखने से पहले 30 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। रुद्राक्षी स्टडी रूम से बाहर चलते चलते रुद्र से कहने लगी। मास्टर, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस जगह पर आराम कर सकते हो। आपको वो देखकर और वहां पर आराम करके जरूर आनंद आएगा। रुद्र ने बोलते बोलते रुद्राक्षी का हाथ उस जगह तक ले जाने के लिए खींच लिया। रुद्र के इस तरह के बिहेवियर देखकर रुद्राक्षी जानती थी कि उसे जिस जगह तक वह लेकर जा रहा था वह जगह उसे बहुत पसंद आएगी। इसलिए वह बस वहीं जा रही थी जहां रुद्र उसे खींचता हुआ लेकर आया था। उस जगह पहुंचने के बाद उसने अपने चारों ओर देखा। वह जानती थी कि वह एकदम सही थी। उसके सामने जो नजारा था वह लगभग उस दृश्य की तरह था जो एक प्राचीन राजा महाराजा के जमाने में उनके महलों में होता था। वहां पर एक झील से घिरी हुई कुर्सियों और मेज के साथ एक प्राचीन मंडप जो पहाड़ के सुंदर दृश्य के साथ खिले हुए गुलाबी कमल के फूल से भरा हुआ है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने जितना सोचा था उससे भी कोई गुना ज्यादा सुंदर। मैं इस बड़ी ही जगह वास्तविक जीवन में देखने की उम्मीद कभी नहीं करता था। पूरी तरह से आश्चर्यजनक। रुद्राक्षी ने अपनी खुशी में दोनों हाथों को हवा में फैलाते हुए अपने पूरे शरीर को गोल गोल घुमाया। वो वहीं पर रखे हुए एक कुर्सी पर बैठ गई। ये सब कुर्सी उन कुर्सियों की तरह दिखती थी जो अक्सर समुद्र तट पर इस्तेमाल की जाती है। वहां की हवा उसके शरीर के खिलाफ धीरे धीरे से बहती है जिससे उसे बहुत नींद आ जाती है। रुद्र, तुम मुझे 30 मिनट बाद जगह देना, ठीक है? मैं अब थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है मास्टर। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके आंखें बंद करते ही उसका दिमाग इधर उधर हो जाता है। यदि आप अपना दिमाग इधर उधर भटकाते रहोगे तो आप कुछ खो सकती है। क्या आपको ये यकीन है? रुद्राक्षी ने सुना कि यह सवाल उससे ही पूछा गया है, लेकिन वह इसका कुछ भी मतलब समझ नहीं पाई। मास्टर, उठो उठो, आपके उठने का ये समय हो गया है। इस बार उसने सिर्फ रुद्र की ही आवाज सुनी। मास्टर। रुद्र के आवाज से उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर वो कुर्सी से उठकर अपने शरीर की 1-2 बार खिंचाव करने लगी।
रुद्र, मैं अपना चेहरा धोना चाहती हूँ। क्या मैं इस पानी के झील का उपयोग कर सकती हूँ? ये ठीक है ना? उसने झील को देखते हुए पूछा। हाँ मास्टर, ये बहुत साफ है। अपनी सफाई करने के बाद वह फिर से रुद्र के साथ शिवालय में प्रवेश करती है। फिर मीरा के पास आकर रुद्राक्षी ने उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए ले जाने को कहा। उसे फिर लिफ्ट से एक दूसरे कमरे में लाया गया। उस कमरे में प्रवेश करते हुए उसने इस जगह का एक अजीब संयोजन देखा। उसने देखा कि वहां पर एक व्यायामशाला, एक मैदान, तलवार, खंजर और चाकू जैसे हथियारों से भरा एक कमरा है। सबसे चौंकाने वाले नजारा तो वहां का शूटिंग प्लेस था। हाँ, जहां पर बंदूक से गोली मारने की प्रैक्टिस किया जाता है। उसने वहां पर कई तरह की बंदूकों से भरा एक कमरा भी देखा। मास्टर, आप उस मार्शल आर्ट का चयन कर सकते हैं जिसे आप अभी सीखना चाहते हैं। आप यहाँ पर खुद को सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक को भी चुन सकते हैं जो आपको मार्शल आर्ट सीखने में मदद करेगा। ये कहते हुए रुद्र ने एक शीशे के सामने आकर रुद्राक्षी को समझाया। खैर, इसे देखिए, इसे स्क्रीन कहा जाता है। रुद्र, क्या आप अभी के लिए एक आसान वाला मार्शल आर्ट मेरे लिए सुन सकते हैं? मैं अभी के लिए ऐसा कुछ सीखना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे अभी कोई भी हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। उसने उस स्क्रीन पर एक नजर डाली और जिसमें बहुत सारी मार्शल आर्ट की ऑप्शन थे, यहाँ तक कि वह कुछ मार्शल आर्ट के बारे में जानती भी नहीं है, ना ही उनके बारे में कभी सुना है। रुद्र अपने मास्टर के बात सुनकर कुछ मिनटों के विचार के बाद अपना चुनाव किया। रुद्र के चुनाव के बाद रुद्राक्षी एक बार फिर अपने प्रशिक्षक को देखकर हैरान रह गई। वह प्रशिक्षक, उसका रूप, और जब वह उसे छूती है तब भी वह एक इंसान की तरह ही उसे महसूस कर पाती है। उसन को उसकी इस अंतरिक्ष ने वाकई चौंका दिया है। इसने उसे बहुत सी चीजें प्रदान करके उसकी मदद कर रही है। अब वह सोच रही है कि यह स्पेस उनका स्पेस कैसे बन गया। रुद्राक्षी अब और इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना ध्यान पूरा अपने मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग पर लगा दिया। वह अभी केवल 2 घंटे ही मार्शल आर्ट सीख सकती थी क्योंकि उसकी सहनशक्ति अब और पकड़ में नहीं आ रही थी। अगली बार से वह पहले अपनी शरीर को प्रशिक्षित करेगी। फिर उसने अपना बैग खोलकर एक बोतल निकालते हुए थोड़ा सा पानी पी लिया। वह पानी पीने के बाद खुद को एकदम से तरोताजा महसूस करने लगी। अब खेत से सामान इकट्ठा करने का समय आ गया है। ये बोलते हुए वह शिवालय से रुद्र के साथ खुशी खुशी खेत में चली गई। अंतरिक्ष से बाजार तक सामान ले जाने के लिए उसने पहले से ही कुछ प्लास्टिक की थैलियां तैयार कर ली थी। अब आपने बैग से उन प्लास्टिक की थैलियों निकालकर उसमें कुछ तुलसी, पालक और करेला भर लिया। उसने अपने इस अंतरिक्ष के खेत पर उगने वाले सब्जियों में से प्रत्येक का केवल एक छोटा सा हिस्सा है अपने प्लास्टिक की थैलियों में भर लिया। सब्जियां लेने के बाद उसने इस खेत का जायजा लिया। तभी उसे कुछ मूल्यवान नजर आया। जिनसेंग। वह जानती थी कि उसने जो देखा वह एक जिनसेंग था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने जिनसेंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी सीखा था। फिर उसने जल्दी से जिनसेंग के पास पहुंचकर बहुत ही सावधानी से उसे जमीन से खोदा। वह इस समय ऐसे खुदाई कर रही थी जैसे मानो उसने अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इससे जिनसेंग को नुकसान पहुंच सकती है। खुदाई करने के बाद उसने जिनसेंग को धीरे से सावधान पूर्वक मिट्टी से बाहर निकाला। ये जिनसेंग बहुत ही बड़ा था और साथ में वहां एक नहीं 2 जिनसेंग थे। उसने जिनसेंग को अपने हाथ में लेते हुए उसे बहुत करीब से देखने लगी। वह सुध से इस जिनसेंग की कोई भी उम्र का निर्धारण नहीं कर सकी। इसलिए उसने जल्दी से रुद्र के पास आकर उससे पूछा, रुद्र, क्या आप जानते हैं कि यह जिनसेंग कितने उम्र का है? रुद्राक्षी के पास आने के बाद उसका सवाल सुनकर उसके हाथ में रसे जिनसेंग को अतसे से देखते हुए कहा, वास्तव में मास्टर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये वहां पर बहुत समय पहले से ही था, शायद 100 साल पहले से, या हो सकता है शायद उससे भी लंबे समय से हो। रुद्र वास्तव में इसके बारे में भूल गया है। हम ठीक है, ये ठीक है। तो मैं उसी खरीदार से ही इसके बारे में पूछ लूंगी। रुद्र, मुझे अभी बाहर जाना होगा। अलविदा बेबी। फिर उसने उसके सिर में अपना कोमल हाथ फिराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही रुद्राक्षी उसी जगह पर वापस आ गई जहां से उसने अपने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। इस समय आसमान को देखते हुए हो सकता है कि अभी यह शाम के 5 बज रहे हों। मैं कुछ सब्जियां अपने घर ले जाऊंगी और उनमें से कुछ को कल बाजार में भी बेच दूंगी। इस समय उसका स्कूल के जीवन बेहतर हो रही थी। तारा ने भी अब उसे परेशान करना बंद कर दिया था। साथ ही उसके सहपाठियों के साथ उसका संबंध भी धीरे धीरे सुधरने लगे थे। फिर स्कूल के बाद वो जल्दी से अपने घर जाकर आराम से अपने कपड़े बदलकर बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार पहुंचकर उसने वहां की एक दुकान पर वह सब जंगली सब्जियां बेच दी थी। फिर उसने उस महिला दुकानदार से पूछा कि ऐसा दुकान कहां पर मिलता है जहां जिनसेंग जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खरीदते और बेचते हैं।
उसके सवाल सुनकर पहले तो वह महिला थोड़ा हैरान हुई, फिर होश में आते हुए उसने उसे वो दिशा बता दिया जहां रुद्राक्षी जाना चाहती थी। आपना दिशा मिलते ही वह वहां से चली गई। लेकिन ये क्या, ये तो उसी के दादाजी का आयुर्वेदिक दुकान है। उसने वहां पर लगे हुए साइन बोर्ड को पढ़ते हुए दुकान के अंदर चली गई। उस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटी। उसने अंदर आते ही अपने चारों ओर देखा, यहाँ पर कई प्रकार के जड़ी बूटियां रखे हुए थी। उसने उनमें से कुछ को अपने आयुर्वेदिक पाठ के मदद से पहचान लिया था। उनमें से कुछ तो मुलहठी, शतावरी, गिलोय, यहाँ तक कि यहाँ पर अश्वगंधा भी है। तुम यहाँ से क्या चाहते हो बच्ची? उसी समय उसने एक गहरी आवाज सुनी। तभी उसने मुड़कर देखा तो वहां पर एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने उस बूढ़े आदमी को देखते हुए विनम्रता से उनका अभिवादन किया। सर, मैं यहाँ खरीदने नहीं, बस कुछ जिनसेंग बेचने आई हूँ। क्या आप इस पर एक नजर डालकर इसकी सही उम्र और कीमत निर्धारित कर सकते हैं? उसने सीधे सीधे उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखते हुए पूछा। रुद्राक्षी के बात और उसके चेहरे के भाव देखकर बूढ़े ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। ये लड़की बहुत चतुर और बहादुर है। कोई भी मुझे इस तरह से देखने की कभी हिम्मत नहीं करता है। मम, तुम अंदर आओ। उस बूढ़े आदमी ने उसे अंदर एक कमरे में बुलाया। जब वो कमरे के अंदर पहुंचे उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, जिनसेंग कहाँ पर है, मुझे देखने दो। रुद्राक्षी ने वो जिनसेंग निकाला जो उसने अखबार में लिपटा हुआ था। उसने इसे खोलकर उस बूढ़े को दिखाया। बुजुर्ग ने जो जिनसेंग देखा उससे वह बहुत चौंक गया था। ये बहुत ही बड़ा था। उसने इस जिनसेंग को देखकर ही इसका वजन 1 किलो अनुमान लगा लिया है। इसके बाद उन्होंने इसे सावधानी पूर्वक रुद्राक्षी के हाथ से अपने हाथ में उठाया। जिनसेंग को अपने हाथ में लेकर अतसे से देखने के बाद वह फिर से एक बार उत्तेजित हो उठा। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये जिनसेंग। वह और आगे कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। सर, बूढ़े की हरकत देखकर रुद्राक्षी ने आदमी को 2-3 बार बुलाया। रुद्राक्षी के बुलाने से बूढ़ा अपने होश में आते हुए अपने उत्साहित आंखों के साथ उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, लड़की, ये जिनसेंग तो 1000 साल पुराना है। बूढ़े के बातों से इस बार रुद्राक्षी भी चौंक गई। 1000 साल पुराना जिनसेंग? ये सच में इतना पुराना जिनसेंग है? रुद्राक्षी को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन वह ये देख सकती है कि यह बूढ़ा आदमी अभी भी इस जिनसेंग को छूकर बहुत उत्साहित है। लड़की, ये जिनसेंग मुझे बेच दो। मैं इसे तुमसे 80 लाख में खरीदूंगा, ठीक है ना? बूढ़े ने अपना निर्णय लेते हुए रुद्राक्षी को देखा। 80 लाख? ये ठीक है। यह मेरी स्कूल की फीस के साथ साथ मेरे दैनिक जीवन की भुगतान के लिए मेरी बहुत मदद कर सकता है और बाकी बचे हुए पैसे को मैं दोगुना करने का कोई रास्ता भी खोज लूंगी। बूढ़े के कहे हुए अमाउंट को सुनने के बाद रुद्राक्षी अपनी एक गंभीर सोच में आ गई थी। बूढ़े ने उसके सामने खड़ी इस लड़की का अच्छे से अध्ययन किया। उसने देखा कि लड़की को अमाउंट सुनकर या जिनसेंग के सही उम्र जानकर भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसी समय रुद्राक्षी ने भी बूढ़े को जवाब दिया, ठीक है सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई खाता बैंक नहीं है। मैं इतने सारे नकद पैसा भी आपसे नहीं ले सकती। उसे इस समय इस प्रॉब्लम के बारे में एहसास हुआ तो उसने जल्दी जल्दी में बूढ़े को सब कुछ बोल दिया। उसी समय दुकान के दूसरे साइड से रुद्राक्षी के दादाजी भी उन दोनों के पास आ गई। उन्हें यहां देखकर रुद्राक्षी को तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन रुद्राक्षी के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ऊपर नॉलेज और इतने समय से उन दोनों के बीच की बातचीत सुनकर रुद्राक्षी के दादाजी को तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन उन्होंने इस समय कुछ नहीं कहा और बस उस जिनसेंग को देखा जिसे देखते हुए वह भी बहुत उत्तेजित हो उठे। अब और कुछ ना बोलते हुए उन्होंने सीधा अपनी पोती की हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ चल पड़े। इधर उनकी ऐस बड़ी हरकत से पहले बाले बूढ़े ने अपनी गर्दन नामे हिला दी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन सबको पता है कि ये जो लड़की अभी आई थी वह और कोई नहीं बल्कि उनके मालिक के इकलौती पोती है। शिव, दुकान का ख्याल रखना। मैं अपने पोती के साथ बाहर जा रहा हूँ। और हाँ, साथ ही उस जिनसेंग को संभाल कर रख देना, ये बहुत ही कीमती है। दादाजी ने बाहर जाता हुए उनके साथी बूढ़े से कहा। ठीक है डॉक्टर आहूजा, शिव नाम के उसी बूढ़े ने अपना सिर हिलाते हुए जोर से कहा। रुद्राक्षी को साथ में बाहर ले जाते हुए दादाजी ने पूछा, मैंने अभी तक आपसे ये पूछना नहीं कि आपको वो जिनसेंग कहाँ मिला बच्चा? कल मैंने आपको कहा था ना कि बाजार में बेचने के लिए कुछ जंगली सब्जियां लेने के लिए पास के जंगल और पहाड़ पर जा रही हूँ। वहीं पर तो जंगली सब्जियों की खोज करते समय मुझे ये जिनसेंग मिला था। कुछ सोचते हुए रुद्राक्षी ने अपने दादाजी से झूठ बोल दिया। ओह, मैं अब समझ गया। मैंने देखा था कि तुमने मेरी दुकान में रखे हुए जड़ी बूटी को पहचान लिया था। दादाजी को इस समय अचानक इसके बारे में याद आया।
ठीक है दादाजी, मैंने पहले अपने माँ से कुछ जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा सा सीखा था। ये कहते हुए उसने अपने मन में कहा, अरे मैंने कल ही तो उन जड़ी बूटी के बारे में सीखा था। तभी उसके दादा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? दादाजी अपने ही प्यारी पोती को अपने शिष्य के रूप में पाकर बहुत उत्साहित दिखे। अपने दादाजी के उत्साहित रूप को देखते हुए, अच्छा धन्यवाद दादाजी। रुद्राक्षी ने अपने दादाजी को प्यार से कहा। पोते के बजाय पोती का होना कितना अच्छा लगता है। दादाजी ने अपनी खुश मिजाज के साथ खुद के सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए अपने मन में कहा, मैं अब उस ओल्ड मैन प्रताप के सामने अच्छे से डींग मारता रहूंगा। रुद्राक्षी भी अपने दादा के साथ खुश महसूस कर रही थी। ऐसे ही पैदल चलते चलते का कुछ समय बाद वे दोनों बैंक पहुंच गई। बैंक में खाता खोलने के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। रुद्राक्षी वास्तव में इन सब के बारे में भूल गई थी। रुद्राक्षी के चेहरे पर इस समय परेशानी देखकर दादाजी जोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने उस शुल्क का भुगतान करते हुए उस बैंक अधिकारी से कहा कि वह अपने खाते से 80 लाख उस नए खाते में स्थानांतरित करे। फिर दादाजी के बात मानते हुए बाकी का पूरा प्रक्रिया सुचारू रूप से बैंक अधिकारी ने कर दिया। बच्चा, तुम अभी कहाँ जा रही हो? दादाजी ने बैंक से निकलते हुए रुद्राक्षी से पूछा। मैं अभी घर जा रही हूँ। एग्जाम बहुत नजदीक से ना दादाजी, तो स्टडी भी तो करना पड़ेगा ना। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से अपने दादा को उत्तर दिया। अच्छा तो ठीक है, तुम अभी घर जाओ और हाँ, स्टडी करने से पहले कुछ खा लेना, ठीक है? दादाजी ने उसके माथे पर प्यार से अपने हाथ फिराते हुए कहा। रुद्राक्षी भी उनके बात मानते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर में पहुंचकर खाना खाने के बाद हमेशा की तरह रुद्राक्षी ने मार्शल आर्ट और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में सीखने के लिए उसके शिवालय में प्रवेश किया। फिर जड़ी बूटी पर 2 घंटे के व्याख्यान सुनने के बाद वो अपने मरीजों के अभ्यास कक्ष में चली गई। अभ्यास कक्ष में उन्हें कुछ लक्षणों वाले मरीज दिए गए हैं, जिन्हें देखकर उसे ये सोचना था कि जड़ी बूटियों का कौन सा संयोजन उन लक्षणों को ठीक कर सकता है। फिर कुछ समय मरीजों के साथ अभ्यास करने के बाद वह अपने स्व प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ जाती है। जैसा कि उसने कल कहा था, उसका शरीर अब बहुत कमजोर है, जिसके कारण उसका सहन शक्ति भी बहुत कम हो गई है। इसलिए उसने मीरा से अपने प्रशिक्षण की योजना बनाने के लिए कहा। जब भी वह अपनी जगह में प्रवेश करती है तो उसे हर समय एक शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है। वह अभी जितना हो सके उतना सभी चीजों के बारे में सीखना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी कक्षा में जाते हुए उसने देखा कि कुछ बच्चे उसे देखते हुए कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन विषय ज्यादा स्पष्ट नहीं था। इसीलिए उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने इस बार जब अपनी कक्षा का दरवाजा खोला तो उसे ऐसा लगा जैसे उससे कुछ छूट गया है। उसे अपने सहपाठियों के कुछ दिनों की हरकतें देखकर पहले तो ऐसा सोचा था कि उसके और उसके सहपाठियों के बीच का उनका रिश्ता पहले से ही ठीक हो गया है, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए उसे यह एहसास हो गया है कि वो अब भी कुछ ज्यादा ही सोचती है। उसे तो अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है। वो सोचती है कि वो अभी भी कितनी भोली और मूर्ख है। उसे के बारे में उसके कुछ सहपाठी अभी भी कुछ फुसफुसा ही रहे थे। खैर, वह इसके बारे में पूछने को अभी बहुत आलसी थी। उसकी और उन सब की टिकटकियों को देखते हुए उसे पहले से ही पता है कि शायद यह उसके लिए कुछ भी अच्छी न्यूज तो हो ही नहीं सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सहपाठी एक फूहड़ निकलेगी। कुछ पैसे पाने के लिए उसने तो एक बुरे के रखेल होना ही पसंद किया। नीता ने अपनी तेज आवाज में सबको सुनाते हुए रुद्राक्षी से बोली। नीता, तुम ऐसा कुछ भी मत कहो। शायद ये सब एक तरह की गलतफहमी है। तारा ने फिर से एक सफेद कमल का अभिनय करना शुरू कर दिया। उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है उन सब के बाद भी तुम उसका ही बचाव करना चाहते हो। वह इन इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। नीता ने अपने सबसे अच्छी दोस्त और बहन की आलोचना करते हुए कहा। रुद्राक्षी ने जब इस तरह के नाटक का दृश्य देखा तो उसके होंठों ने खुद ब खुद एक ठंडी मुस्कान बिखेर दी। उसे अब जाकर सारा मामला समझ में आया। तो इसका मतलब वह इन 2 कमीनियों के द्वारा बदनाम हो रही थी। हा, उसने अपने मन में ठहाका लगाया, फिर ठंडेपन से अपने सारे विचारे को बाहर की खिड़की के ओर घुमाए, जैसे कि यह सब चर्चा उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर यह सब सच है तो मैं सच में उसकी सहपाठी बने रहना नहीं चाहती। ये तो सच में बहुत ही शर्मनाक है। तभी उसके एक सहपाठियों में से एक ने गपशप किया। सभी के बुरी बुरी बातों को सुनते हुए भी रुद्राक्षी ने अभी तक अपने बचाव करने के लिए उन सबको कोई जवाब नहीं दिया था। खैर, जो भी हो, वह कुछ ऐसे लड़कों से बात करने में बहुत ही आलसी महसूस करती है जो केवल दूसरों के बारे में बस गपशप करना पसंद करती है। तभी अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक सिंह ने क्लास में प्रवेश किया और अपना पाठ शुरू किया। रुद्राक्षी बस अपने पाठ पर थोड़ा सा ध्यान देती है, क्योंकि वह तो पहले से ही इस तरह के भाषा में पारंगत है। रुद्राक्षी, कृपया तुम मेरे साथ स्टाफ रूम तक आओ।
टीचर सिंह ने पहले ही अपना पाठ समाप्त कर लिया था। पाठ समाप्त होते ही उन्होंने अचानक से रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्षी ने एक बार आह भरते हुए खुद से ही कहा, शायद अफवाह के कारण मुझे फिर से एक बार स्टाफ रूम में ले जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है बेहतर होगा कि मैं पहले इसे मामले को सुलझा लूं। ऐसे ही बरबराते हुए वह अपनी सीट से उठकर अपने शिक्षक के पीछे पीछे जाने लगी। फुहर, निता ने फुसफुसाते हुए कहा। निता के फुसफुसाहट सुनकर इस बार रुद्राक्षी मुड़ते हुए निता को एक घातक निगाहों से देखा। उसने सोचा, ये लड़की लगातार उसे भड़काने की कोशिश कर रही है। क्या उसने सोचा कि मैं एक कमजोर लड़की हूं या फिर खुद को कुछ ज्यादा ही शरीफ समझती है? फिर वो निता की कान के करीब आकर धीरे से करने लगी। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम इस मुंह के साथ अपने मौत को न्योता दोगे। इस समय रुद्राक्षी की आवाज बहुत ही भयावह लग रही थी, जिसे सुनते ही निता डर के मारे कांप उठी, क्योंकि अभी रुद्राक्षी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई डरावनी सी डायन उसकी जान लेने के लिए आए हो। उसने रुद्राक्षी को अपने डर के कारण बुरी तरह से घूरकर देखा। निता के डर भरे चेहरे को देखकर रुद्राक्षी सैटिस्फाइड होकर वहां से मुड़ते हुए स्टाफ रूम तक चली गई। ये रुद्राक्षी के लिए दूसरी बार था जब उसे इस कमरे में बुलाया गया था। उस कमरे में आते ही उसे अपने साथ आए हुए टीचर ने उसे वही छोड़ते हुए उसे पहले उस कमरे में इंतजार करने को कहा। कमरे में बैठते हुए उसने सोचा कि किसी ने शायद उसे कल अपने दादाजी के साथ बैंक में जाते हुए या फिर बैंक से आते हुए देखकर उसके बारे में ऐसी बड़ी अफवाहें फैला दी है। इस तरह के अफवाह की उसने खुद को अपने ही ग्रैंडपा को बेच दिया था। वह इस तरह की स्थिति से सच में सिहक उठी। उसने उस कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए मुस्कुरा दिया, जिससे एक बार फिर वहां के सारे शिक्षकों में हड़कंप मच गया। ये छात्र शायद सच में उस कैमरे के बारे में अच्छी तरह से जानती है। फिर कुछ समय बाद शिक्षक सिन्हा उस कमरे में आए जिस कमरे में टीचर सिंह ने रुद्राक्षी को बैठने के लिए कहा गया था। ये शिक्षक सिन्हा स्कूल में सभी छात्रों को अनुशासित करने के प्रभारी व्यक्ति है। उनके डरावने चेहरे पर एक भौं के साथ सभी छात्र उनसे बहुत डरते हैं। लेकिन हमारी रुद्राक्षी तो किसी से भी नहीं डरती है, क्योंकि उसकी मानसिक उम्र पहले से ही 24 साल की है। वह अभी ऐसी लड़की नहीं है जो सिर्फ 18 साल की है। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हें हम लोगों ने यहाँ पर क्यों बुला के लाया है? शिक्षक सिन्हा ने अपने डरावने आवाज के साथ रुद्राक्षी से पूछा। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कृपया आप ही मुझे बता दो, शिक्षक। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए शिक्षक सिन्हा के आंखों में देखते हुए कहा। इस समय रुद्राक्षी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर टीचर सिन्हा को बहुत गुस्सा रहा था। इसीलिए उन्होंने रुद्राक्षी से सीधे पूछा, हम लोगों ने सुना है कि तुमने कुछ पैसे पाने के लिए अपना शरीर एक बूढ़े आदमी को बेच दिया है। क्या ये बात सच है? जैसा कि टीचर सिन्हा ने अभी अभी कहा है, ये सब सिर्फ एक अफवाहें हैं, इन सब में कोई सच्चाई नहीं है। रुद्राक्षी ने अपने टीचर को अपना जवाब दिया। किसी ने तुम्हें कल एक बुरे आदमी के साथ देखा था, इसके बारे में अब तुम क्या कहने वाली हो? वो इस समय रुद्राक्षी जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए ही कहा, वह बूढ़ा आदमी मेरे दादाजी होने के साथ ही साथ मेरे मास्टर भी है। मैं रुद्राक्षी तो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। उससे पहले ही शिक्षक सिन्हा ने उसकी बात बिस में ही काटते हुए उसका अपमान करने लगे। तो ये सब कुछ सच है कि तुम एक फूहड़ हो जो पैसों के लिए किसी भी आदमी के साथ उसके बिस्तर पर सड़ जाती हो। इस समय अपना और अपने दादाजी का इतना गंदा अपमान सुनकर रुद्राक्षी ने उसके सामने रखे टेबल को उठा के टीचर सिन्हा के सामने पटक दिया। रुद्राक्षी के इस हरकत से शिक्षक सिन्हा के साथ है अन्य शिक्षक जो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये सब होता हुआ देख रहे थे, वे सभी इस स्थिति के परिवर्तन से काफी भयभीत हो गई। बस बहुत हो गया। क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ मेरा और मेरे दादाजी का अपमान करने के लिए बुलाया था या फिर सच्चाई जानने के लिए? उसने अपनी ठंडी आंखों को सिकोड़ते हुए शिक्षक सिन्हा के लिए एक घातक रूप दिया। इस समय शिक्षक सिन्हा को अचानक इस छात्र से बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि इस समय रुद्राक्षी के ये दो आंखें बहुत ही डरावनी लग रही हैं। अगर एक चकाचौंध से किसी को मार सकते थे तो वह पहले से ही इस टीचर सिन्हा को मार देती। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को पहले से ही इन अफवाहों पर भरोसा है? ये कहते हुए उसने टीचर सिन्हा की तरफ देखते हुए फिर सीसीटीवी कैमरे की ओर मुड़ते हुए देखा। रुद्राक्षी की इस हरकत से दूसरे शिक्षकों को अब इस बात पर विश्वास हो गया है कि रुद्राक्षी इस सीसीटीवी कैमरे के बारे में अच्छे से जानती है। उसे इसके बारे में कैसे पता चला, इसका जवाब वहां पर बैठे किसी के पास भी नहीं है। आप सब यह मत सोचो कि मैं कानून के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आप लोगों को मेरी अपमान के साथ साथ मेरी बदनामी करने के लिए अभी गिरफ्तार करवा सकती हूँ। तो अब आप लोग खुद सोचिए आप लोगों को क्या करना है। मैंने अभी जो कहा उसे मानना है या फिर हम इसे पुलिसकर्मियों को बुलाकर उनके सामने भी सुलझा सकते हैं।
वह अब पहले से ही खुद को असभ्य होने की परवाह नहीं करती है। मेरा और मेरे दादाजी का अपमान करने की हिम्मत कौन करता है? कोशिश करके देखो, फिर मैं तुम सबको उसका परिणाम भुगतने दूंगी। उसने पहले से ही अपने दादाजी को अपने दिल और सर आंखों में बिठा लिया है। शिक्षक सिन्हा के साथ साथ अन्य शिक्षक भी उसके इन बातों को सुनकर अब और भी ज्यादा अवाक हो गई थे। ये लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके दिमाग अब बहुत ही परिपक्व है। वह जानती है कि किससे उसे क्या फायदे हो सकते हैं जिनका वह समय पर इस्तेमाल कर सके। इस समय पूरा कमरा बहुत खामोश हो गया था। फिर कुछ ही मिनट बाद शिक्षक पटेल ने भी उस कमरे में प्रवेश किया। वह कमरे के अंदर आते ही रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए उसे शांत करने लगा। रुद्राक्षी, पल्स, तुम अभी शांत हो जाओ। हम बस उस अफवाह के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। वह इस समय इन स्थितियों में एक शांतिदूत की तरह बनकर आई। ठीक है। रुद्राक्षी ने भी अपने गुच्छे को काबू में करने की कोशिश करते हुए टीचर पटेल को देखते हुए कहा। फिर क्या आप कृपया हमें इन सब के बारे में डिटेल्स से बता सकते हैं? शिक्षक पटेल ने अब विनम्रता से रुद्राक्षी से पूछा। मैं एक जिनसेंग जड़ी बूटी को पास ही के पहाड़ पर से लाकर आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटी नाम की एक दुकान में बेचा, जो कि मेरे दादाजी रणविजय सिंह आहूजा के हैं, जो कि मेरे दादाजी होने के साथ साथ मेरे मास्टर भी है। जब उन्होंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में सीखने के मेरी प्रतिभा को देखता है तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया। रुद्राक्षी ने उनसे अपने सच्चाई के साथ जवाब दिया। हमने सुना है कि किसी ने तुमको बैंक में देखा है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरे दादाजी ने मुझसे उस जिनसेंग को बहुत ही अधिक कीमत पर खरीद रहे थे, पर उन पैसों को रखने के लिए मेरे पास बैंक खाता भी नहीं था। तो मुझे डर था कि कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए, इसलिए हम दोनों मेरे लिए एक बैंक खाता खोलने के लिए बैंक पर गए हुए थे। उसने ये सब जितने हो सके उतने शांति से समझाया। ठीक है, अगर आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मेरे दादाजी को यहाँ बुलाकर पूछ सकते हैं। वह अभी आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटी दुकान पर हो सकते हैं। यह एकमात्र दुकान है जो इस शहर में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचती है, जो मेरे दादाजी का है। रुद्राक्षी के स्पष्टीकरण को सुनते हुए शिक्षक सिन्हा और शिक्षक पटेल ने एक दूसरे को देखते हुए अपने सिर हिलाते हुए वे वहां से खड़े हो जाते हैं। फिर शिक्षक पटेल ने रुद्राक्षी की ओर रुख करते हुए कहा, तुम्हारे सभी स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। अब तुम यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि तुम्हें टॉयलेट जाना हो तो कृपया यहाँ से बाहर जाकर वहां के एक महिला शिक्षक से कहो, ठीक है? ये सब शिक्षक पटेल ने रुद्राक्षी को मुस्कुराते हुए कहा। इन सब में अब शिक्षक सिन्हा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस रुद्राक्षी पर एक नजर डालते हुए शिक्षक पटेल के साथ उस कमरे से बाहर चले गए। ये पहली बार था जब उसने अपने पुनर्जन्म के बाद से अपना आपा पूरी तरह से खोया था। यह इसलिए हुआ होगा, शायद वह अपने दादाजी को इस तरह अपमानित होते हुए कभी भी सुनना या देखना नहीं सकती है। इस समय रुद्राक्षी ने अपनी बैठने की मुद्रा को बदल लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह वहां पर एक सीईओ की तरह बैठे हुए अपने साथी के समझौते पर राजी होने का इंतजार कर रही हो। उसके पिछले जन्म से ही उसे ऐसे बैठने की आदत हो गई है। ठीक है, वह अपने पिछले जन्म में एक सीईओ भी बन चुकी थी, इसलिए ही तो उन लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ और सभी ने धोखे से उसे मार डालना। ये बात उसके दिमाग में आते ही वह ठंडेपन से मुस्कुरा पड़ी। जब वह इस समय अपने पिछले जीवन के बारे में सोच रही थी तो उसकी अभिव्यक्ति और गहरी होती जा रही थी। उसे वह सब कुछ याद था जो भी उसके साथ हुआ, लेकिन वह अपने कुछ साथियों के बारे में सब कुछ भूल गई। वह वास्तव में यह नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। इस समय वह बस इंतजार कर सकती थी उन सब का फिर से अपने जीवन में वापस आने का। अभी तो उसके पास खुद को सुधारने के लिए बस 4 साल का समय है। इधर जो शिक्षक सीसीटीवी कैमरे के जरिए रुद्राक्षी को देख रहे थे, उन्होंने पाया कि यह छात्रा अन्य छात्रों सामान्य के समान नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही परिपक्व है, जैसे कि वह अभी 18 साल की नहीं बल्कि उससे भी काफी बड़ी हो। ये वह भाव नहीं है जो सभी किशोर के पास होता है। उसी समय रुद्राक्षी के दादाजी के दुकान में क्या कहा तुम लोगों ने? तुमलगो की इतनी हिम्मत कि तुमलगो ने मेरी पोती को बदनाम किया। हम्फ। इस समय एक टीचर की बातें सुनकर दादाजी भी अपनी टेबल पीट रहे थे। अभी जो शिक्षक उन्हें स्कूल जाने के लिए निमंत्रण देने आया थे, वह तो उनके क्रोध से भयभीत हो गए। शिव, तुम दुकान संभालो, मैं इन सब मामलों को निपटाने के लिए रुद्राक्षी के स्कूल जा रहा हूँ। दादाजी बाहर जाते हुए अपने अधीनस्थ को चिल्लाते हुए कहा, और फिर उस टीचर की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहा, अब जल्दी से लो, हमें यहाँ समय बर्बाद मन ही करनी चाहिए। वहां मेरी बच्ची को बहुत डर लग रहा होगा। दादाजी के बात सुनकर वह शिक्षक तो बस रोता सहता था। उसने अपने मन में ही चिल्लाते हुए कहा,
सर, आपकी प्यारी सी पोती हमसे बिल्कुल भी नहीं डरती है, इसके उलट तो वह हम ही है जो उससे अब डरते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद वे लोग स्कूल के मैदान में आ पहुंचे। रुद्राक्षी के दादाजी की उपस्थिति बहुत ही बड़ी सनसनीखेज खबर थी। तभी स्कूल के कुछ छात्रों की नजर उन सब पर पड़ी जिन्हें दो टीचर्स अपने साथ लेकर आ रहे थे। उन देखने वाले छात्रों में से दो तो तारा और निता भी है। ये वही बूढ़ा आदमी है जो कल रुद्राक्षी के साथ था। तारा को उनकी लंबी सफेद दाढ़ी के कारण ठीक से याद था कि वह बूढ़ा कौन है। हाँ, उसने ही तो यह अफवाह फैलाई थी कि रुद्राक्षी कुछ पैसे पाने के लिए अपना शरीर एक बूढ़े को बेच रही है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इसी बूढ़े के बॉडीगार्ड्स ने उसके पूरे परिवार के लोगों को मारा था और इन्होंने ही रुद्राक्षी को अपने साथ ले गई थे। इस समय उसके विपरीत उसी के पास खड़ी निता दादाजी को देखते हुए डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उसे वो सब याद आ गया था जो उस दिन उनके घर पर हुआ था। ये सब याद आते ही उसने डर के मारे तारा को वहां अकेले छोड़कर अपने क्लास में भाग गई। रुद्राक्षी, क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? ओह मेरी प्यारी पोती, इन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? दादाजी कमरे में प्रवेश करते हुए जोर से बोले। फिर रुद्राक्षी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखा। इधर अभी भी अपनी गहरी सोच में डूबी रुद्राक्षी ने जब अपने दादाजी को यहाँ देखा तो वह बहुत हैरान रह गई। दादाजी, वे लोग वास्तव में उनसे मिलने गए थे। अपने मन में ये सोचते हुए अपने दादाजी के पीछे खड़े शिक्षकों को वह अपने ठंडे आंखों से देखती है। इसी समय शिक्षकों ने भी एक दबाव महसूस किया जब उन्होंने देखा कि रुद्राक्षी उनको किस तरह घूर रही है। इसे देखते ही वह दोनों टीचर अपने मन में चिल्ला पड़े, अब हम पर इतना गुस्सा मत हो, हम तो सिर्फ उन्हें यहाँ लाने के अपने आदेश का पालन कर रहे थे। कुछ समय अपनी पोती के जांच कर लेने के बाद वह उनके पीछे खड़े उन टीचर्स की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं तुम लोगों के प्रिंसिपल को अभी देखना चाहता हूँ। दादाजी अब नहीं चाहते थे कि यह मामला आगे और जारी रहे। वह अपनी प्यारी पोती को कभी टेंशन में नहीं देखना चाहता है। अब यह मामला तब तूल पकड़ता है जब इसमें स्कूल के प्राचार्य भी शामिल हो गए हैं। रुद्राक्षी को ये सब ठीक ही लग रहा है। इस समय वे सभी कर्मचारियों के बैठक कक्ष में गए जहां प्रिंसिपल पहले से ही वहां टीचर सिन्हा और टीचर पटेल के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर आहूजा, आपसे यहाँ मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। प्रिंसिपल के ऐसे बोलने से ऐसा लग रहा था मानो प्रिंसिपल दादाजी को पहले से ही अच्छे से जानते हो। आपको क्या लगता है कि अपनी पोती के यहाँ इतना अपमान होते देखने के बाद मुझे यहाँ आकर खुशी महसूस होगी? दादाजी ने भी अपना नाराज चेहरा बनाते हुए गुस्से में कहा। नहीं नहीं नहीं, ऐस बड़ी ही कुछ भी बात नहीं है डॉक्टर आहूजा, मैं इसे अभी ठीक से संभाल लूंगा। आप देख सकते हैं इस समय प्रमुख के माथे पर ठंडा पसीना झलकने लग गया था। रुद्राक्षी इस समय अपने दादाजी को देखते हुए ही अपने मन में सोचा, मेरे दादाजी वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। दादाजी ने भी इसी समय गलती से रुद्राक्षी के ओर मुड़े हुए एक दिमागी पाठक की तरह उसके ओर गर्व से देखा। उनके चेहरे से तो ऐसा लग रहा था मानो वह रुद्राक्षी से कह रहे हो, मुझे किसी से कभी कम मत समझना, मैं भी काफी शक्तिशाली हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। फिर वह प्रमुख की तरफ मुड़ते हुए अपने रोबदार आवाज में कहने लगे, अबे इसी समय तुम अपने सभी छात्रों से मिलकर उन्हें इस मामले के बारे में अच्छे से बताओ। उन्हें अब और अफवाह फैलाने न दें, नहीं तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। दादाजी ने प्रमुख को धमकी भरे आवाज में अपना आदेश दिया। हाँ डॉक्टर, मैं अभी इसे जल्दी से करूंगा। प्रिंसिपल ने डर से अपना सिर हिलाते हुए शिक्षक पटेल को छात्रों के लिए जल्दी से एक घोषणा करने को कहा। इस समय सभी छात्रों को स्टूडेंट हॉल में इकट्ठा किया गया था। स्टूडेंट हॉल में इकट्ठा हुए इन सभी छात्रों के बीच में कई तरह की अटकलों को सुना जा सकता है। तभी प्रिंसिपल उनके सभी टीचर्स रुद्राक्षी और दादाजी के साथ वहां स्टूडेंट हॉल में पहुंचकर घोषणा करने लगे, मैं आज यहां आप सभी को हमारे छात्रों में से एक के बारे में जो अभी अफवाह हो रही है उन अफवाहों को दूर करने के लिए ही यहां सबको इकट्ठा किया गया है। हमने पहले ही मामले की पूरी जांच कर ली है और इसमें हमने पाया है कि यह छात्र किसी भी वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं है। हमें आप सबसे उम्मीद है कि अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो कृपया पहले अपने शिक्षक को सूचित करें और बिना शिक्षक को सूचित किए आपस में ही अफवाहें मत फैलाएं। प्राचार्य ने सभी छात्रों को देखते हुए अपना भाषण दिया। इस समय जिस तरह से प्रिंसिपल ने इस मामले को संभाला उससे दादाजी बहुत संतुष्ट दिखे। उन्होंने प्राचार्य की भाषण के दौरान भी संतुष्टि से अपना सिर बार बार हिलाया। दादाजी, मैं आप सतस में आपके पहचान के बारे में सोच रहा हूं कि आपकी इस बड़ी क्या पहचान है जो हमारे प्रिंसिपल तक आपसे इतना डरते हैं। रुद्राक्षी प्रिंसिपल के भाषण से खुश होते हुए अपने दादा को देखकर कहा। एक्चुअली रुद्राक्षी अपने दादाजी के बारे में बस इतना जानती है कि वह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और बहुत अमीर है,
लेकिन वह ये नहीं जानती कि वह कितने फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर और कितने अमीर है। क्या डर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप इसमें सम्मान शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। दादाजी रुद्राक्षी के बातों से अपनी आंखें मूंदते हुए सुध से ही कहा, क्या डर? किसका डर और कहा डर? डेफिनेटली वे सभी मुझे सम्मान करते हैं, ना कि डरते हैं। हो। फिर रुद्राक्षी को देखते हुए सोचा, ये मेरी प्यारी पोती कभी भी नहीं सुधरेगी। जब रुद्राक्षी ने अपने दादाजी के चेहरे के प्रतिक्रिया देखा तो वह दिल से हंस पड़ी। छात्रों को घोषणा करने के बाद दादाजी, रुद्राक्षी, प्रिंसिपल और टीचर सिन्हा ये चारों फिर से स्टाफ मीटिंग रूम में आ गए। स्टूडेंट रुद्राक्षी, अब तुम अपने कक्षा में वापस जा सकती हो। स्टाफ मीटिंग रूम में आते ही इस बार प्रिंसिपल ने अपने आदर भरे लहजे में रुद्राक्षी से कहा, क्या मैं अकेले में शिक्षक सिन्हा से कुछ बात कर सकती हूँ? रुद्राक्षी ने प्रिंसिपल और अपने दादाजी से अनुरोध किया। इस समय जब रुद्राक्षी ने ऐसा अनुरोध किया तो शिक्षक सिन्हा थोड़े हैरान हो गए। वह अब जानता था कि रुद्राक्षी का अपमान करते समय वह बहुत गलत था, लेकिन एक शिक्षक और एक वयस्क होने के नाते उसके गर्व ने उसे रुद्राक्षी से माफी मांगने की अनुमति खुद को नहीं दिया। दादाजी टैंग ने कुछ मिनटों के लिए अपनी पोती को अच्छे से देखते हुए कहा, चलो हम कुछ समय के लिए बाहर चलते हैं। दादाजी ने प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहा। इस समय दादाजी के बात सुनकर प्रिंसिपल दादाजी के साथ रुद्राक्षी और शिक्षक सिन्हा को अकेले स्टाफ मीटिंग रूम में छोड़कर बाहर चले गए। शिक्षक सिन्हा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि आप मुझसे अभी माफी मांगे, बल्कि इसलिए कि मैं इस समय आपको कुछ सलाह देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सभी महिलाएं आपकी पत्नी की तरह नहीं होती। दूसरी बात, आप हमेशा ये सोचना बंद कर दीजिए कि सभी महिलाएं एक जैसी होती है। तीसरी और अंतिम लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप उस औरत की वजह से खुद आत्महत्या करने की कभी योजना मत बनाना। वह औरत इसके लायक ही नहीं है। आप उसके आप को धोखा देने के कुछ सबूतों को इकट्ठा करके उसे तलाक देकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये सब रुद्राक्षी ने शिक्षक सिन्हा से अपने ठंडे अंदाज में कहा। उसे टीचर सिन्हा के बारे में कैसे पता चला? खैर, ये सब तो उसके पिछले जीवन में हुआ था। उस समय शिक्षक सिन्हा ने आत्महत्या कर लिया था क्योंकि उनकी पत्नी ने पैसों के लिए कुछ पुरुषों के साथ मिलकर उनको धोखा दे रही थी। रुद्राक्षी टीचर सिन्हा को ये सब कहने के बाद वहां से चली गई। उसके बाहर जाने के बाद भी काफी समय तक शिक्षक सिन्हा वहां से 1 इंच भी नहीं हिले। हाँ, वह अच्छे जानते थे कि उसकी पत्नी उसको बहुत समय पहले से ही धोखा दे रही है, जो पता चलने के बाद उसने खुद से आत्महत्या करने की भी योजना बनाई थी। लेकिन वह शौक तो इस बात से है कि उन्होंने कभी भी इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। तो रुद्राक्षी को इस बारे में कैसे पता चला? कुछ समय बाद रुद्राक्षी अपने कक्षा में आकर अपने सभी सहपाठियों को नजरअंदाज करते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अब और इस क्लास में उसका दोस्त बनाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही वह उन सब से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी कम से कम कोई तो आकर इस अफवाह के बारे में उससे पूछ सकता था। लेकिन उन सभी ने उससे कुछ भी ना पूछते हुए सिर्फ उस अफवाह पर ही भरोसा करना चुना, इसलिए अब यही उसके और उन सबके बीच की दूरी तय करेगा। उसे इस तरह के दोस्तों की कभी भी जरूरत नहीं है। रुद्राक्षी, क्या मैं तुमसे उस बुरे आदमी के बारे में पूछ सकती हूँ? उसी समय अचानक से तारा ने उसके सामने आते हुए पूछा। तारा के सवाल से रुद्राक्षी ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसने उससे अपनी ठंडे वाक्य में पूछा, और ये पूछने के लिए तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध है? तारा अपने सवाल पर रुद्राक्षी के प्रतिक्रिया देखकर बिल्कुल ही अवाक रह गई। वह तो बस उस बुरे आदमी के बारे में जानना चाहती थी। उसने महसूस किया था कि वह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ये भी जानती थी कि आज प्रधानाध्यापक ने जो भी कार्रवाई किया वह सब कुछ उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया गया था। रुद्राक्षी, तुम्हें इस अफवाह की सच्चाई के बारे में हम सभी को पहले से ही बता देना चाहिए था। हम सबको तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही थी। तारा ने एक उदास चेहरा बनाते हुए कहा। इस समय तारा के उदास चेहरा देखते हुए उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी बस हंस पड़ी। उसने अपने मन में सोचा, क्या ये कुतिया मेरे से मेरे ही दादाजी के बारे में जानना चाहती है? और यह जानने के लिए वह यहाँ सभी सहपाठियों को भी अपने साथ शामिल कर रही है। वह खुद को क्या सोचती है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे वह सब कुछ बता दूंगी जो वह मुझसे जानना चाहती है। वह सच में एक इडियट है। आपकी मेरे लिए इतनी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हूँ। इसके अलावा भी हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। रुद्राक्षी ने तारा की उपहास उड़ाते हुए कहा। रुद्राक्षी के उपहास को नजरअंदाज करते हुए तारा ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहने लगी, लेकिन रुद्राक्षी, हम सभी सहपाठी हैं, है ना? इसलिए मैं बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा, हम सब सहपाठी हैं। लेकिन सिर्फ एक सहपाठी है, इससे न अधिक और न ही कम।
ये सब भी एक संयोग से है कि हम सब एक ही कमरे में कुछ पढ़ने के लिए रखे गए हैं। रुद्राक्षी ने तारा के मुंह से निकले वाले वाक्यों को बिस में ही काटते हुए उसे अपने जवाब दे दिया। इस समय रुद्राक्षी के जवाब से उस कक्षा के अन्य लोगों के समान ही तारा की भी जीभ बंधी हुई थी। पर जब तारा फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रुद्राक्षी ने तारा की कलाई को जोर से पकड़ लिया, और तभी रुद्राक्षी के तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच में चांदी की एक छोटी सी सुई ठंड से चमक उठी थी। रुद्राक्षी के ऐसे उसके हाथ पकड़ते ही तारा डर के मारे जमीन पर गिर गई और वह इस समय पीछे हटना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्षी के उसके हाथों को पकड़े रखने से वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। अभी उसे उसका दिल बेतहाशा धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसने डरते हुए रुद्राक्षी से पूछा, तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, तुम अभी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। जिस तरह से रुद्राक्षी तारा को चांदी की सुई सुभोने वाली थी कि तभी वह थोड़ा देर रुकी। इस समय रुद्राक्षी को अपनी आंखों में एक तेज झुनझुनी सा महसूस होने लगा, जिसके कारण उसने अवचेतन रूप से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। फिर उसने तारा के हाथों को सोड़कर अपने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। ये गंभीर दर्द केवल कुछ सेकंड तक ही रहा और फिर धीरे धीरे ये दर्द कम होता गया। अपने आंखों में हो रही इस दर्द के कारण रुद्राक्षी ने अवचेतन रूप से अपने भौहें चढ़ा लिया। लेकिन जब उसे अपना दर्द कम होता महसूस हुआ तो उसने ये सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से अपनी आंखों को खोलकर चेक किया कि उसकी आंखें ठीक हैं या नहीं। हालांकि जब रुद्राक्षी ने अपनी आंखें खोली तो उसने यह महसूस किया कि जो दृश्य उसने अभी देखा है वह इस समय से बिल्कुल ही अलग था। रुद्राक्षी ने पाया कि उसने जब तारा को देखा तो उसने अपने एक नजर में ही उसके पूरे शरीर की नसों और धमनियों को देखा, जैसे कि तारा कोई पारदर्शी जीव हो। इस तरह के भयानक दृश्य ने रुद्राक्षी को अपने पुनर्जन्म के बाद से आज पहली बार इतनी भयभीत कर दिया। अपने डर को दूर करने के लिए उसने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो तब भी उसे वही दृश्य दिखाई दे रहा था। क्या मेरी आंखें इंसानों की शरीर के अंदर भी देख सकती हैं? रुद्राक्षी ने डर के मारे अपने दिल में ही बुदबुदाया। बात बस इतनी सी है कि मैंने तारा के शरीर में गलत चीजों को देखा। उसके शरीर के तो कई आंतें और नसें बहुत सारे काले पदार्थों द्वारा अवरुद्ध हो गए हैं। हे फ्रेंड्स, आंतें मतलब प्राणियों के पेट की वह लंबी नली जिसमें उनके द्वारा खाए गए भोजन पदार्थों का चयापचय होता है। ये सब देखते हुए रुद्राक्षी ने तो अपने भौहें सड़ा लिया। वह ये सोच रही थी, क्या तारा अपने अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है? अपने अंतरिक्ष में सीखे गए सभी कौशलों में से एक आयुर्वेदिक दवा भी है, जो प्राचीन काल के ऋषि, मुनि, महर्षि, साधु और संतों द्वारा सौंपी गई पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है। यह नहीं पता कि रुद्राक्षी तारा के शरीर की स्थिति को समझना चाहती है या नहीं, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी दोनों आंखें पहले जैसे ही सामान्य हो गए। इस समय तारा को देखते हुए रुद्राक्षी ने फिर से अपनी भौहें चढ़ा लिया। वह अपने निरीक्षण के माध्यम से इस स्थिति के साथ संयुक्त और अभी के स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगा सकती है कि तारा को हो क्या रहा है। वह इस समय अपने मन में इस बेवकूफ तारा के लिए हंस रही थी। उसने अपने मन में ही कहा, तो ये पता चला है कि तारा वास्तव में ड्रग्स ले रही है। लेकिन तारा के शरीर की उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने इससे लंबे समय तक नहीं लिया है और साथ ही इस ड्रग्स की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम है। कुछ समय के लिए इस ड्रग्स से तारा को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये देखने के बाद कि तारा अब ड्रग्स ले रही है, रुद्राक्षी अपने सोच से बाहर आते हुए तारा को देखकर धीरे से मुस्कुराए। इस समय तारा को पता नहीं है कि रुद्राक्षी ने पहले ही देख लिया कि उसने परमानंद की कुछ गोलियां ली थी। हालांकि परमानंद की गोलियां उन दवाओं जितनी शक्तिशाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वे उन दवाओं की श्रेणी से संबंधित तो थे, जो आसानी से इंसान के नशे की लत और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इस समय तारा को देखते हुए रुद्राक्षी का मुंह बड़े दिलचस्पी से मुस्कुरा रही है। फिर रुद्राक्षी धीरे धीरे तारा के पास बैठते हुए उसके कान में धीरे से कहा, तारा, मुझे कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि तुम भी कभी ड्रग्स का इस्तेमाल करोगी। इस समय रुद्राक्षी के मुंह से ड्रग्स शब्द सुनने के कारण तारा की आंखों के पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं, और साथ ही उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही हैरान और अविश्वसनीय हो गई थी, मानो उसने कोई अविश्वसनीय बात सुन ली हो। वह शॉक्ड होकर रुद्राक्षी को देखते हुए अपने मन में सोचने लगी कि रुद्राक्षी को इसके बारे में कैसे पता चला कि उसने उन चीजों को लिया है, जबकि निता और विनय को भी कुछ नहीं पता, जो हमेशा उसके आसपास रहते हैं। तो इन सब के बारे में रुद्राक्षी को कैसे पता चला? इस समय तारा के हैरान करने वाले लुक को देखते हुए रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा तेज हो गए। निश्चित रूप से, जैसा कि उसे अभी उम्मीद थी, तारा ने सच में ड्रग्स लिया था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। इस वक्त उसे जोर से हंसने का मन हो रहा था। अगर उसने अब भी आयुर्वेदिक दवा नहीं सीखी होती, तो उसकी आंखों में अचानक से दिखाई देने वाली असामान्य क्षमता शायद
उसके वर्तमान साथी आयुर्वेदिक दवा निरीक्षण से देखते हुए वह इसके बारे में कुछ समझ भी नहीं पाती, इसका अनुमान लगाना तो बहुत दूर की बात है। फिर तारा के कुछ मजे लेने के बाद रुद्राक्षी ने कहा, मिस तारा, तुम किसी को भी यह मत बताओ कि उसे कब और क्या करना है जब तक तुम खुद ऐसा नहीं करते। फिर कुछ सोचते हुए रुद्राक्षी ने तारा के कान में झुकते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हारे घर वाले और माता पिता या स्कूल के शिक्षकों को ये पता चला कि तुम अंत में कौन से दवाई ले रहे हो तो वह सब तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रुद्राक्षी की बातें सुनकर तारा ने तुरंत अपने पूरे ताकत लगाते हुए अपना गला ऊपर उठाते हुए अपना सिर रुद्राक्षी की तरफ घुमा के उसे बहुत गुस्से से देखने लगी। रुद्राक्षी अभी तारा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, जो फिलहाल बहुत गुस्से में लग रही थी। रुद्राक्षी, क्या तुम किसी को भी इस बारे में बोलने की हिम्मत करती हो? अगर हाँ तो एक बार बस बोल के देखो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें कभी इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इस टाइम तारा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रुद्राक्षी को धमकी दे दिया। उसकी इन खोखली धमकियों को सुनकर रुद्राक्षी ने भी अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए अपने अपरिपक्व और सुंदर चेहरे पर एक चंचल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो तारा, मैं अभी किसी को भी तुम्हारे बारे में ये सब नहीं बताऊंगी। मैं तो तुम्हें बस घबराहट में रखूंगी। तारा का चेहरा इस समय अचानक से गुस्से के कारण लाल होने के साथ ही उसकी छाती भी अप एंड डाउन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका गला पकड़ के रखा हो, जिसके वजह से वह इस समय सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचना चाहते हैं, या फिर तुम सोचते हो कि मैं एक कुतिया हूं, या जो भी तुम सोचो। ये सब वास्तव में मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार हम सब स्कूल की इस कक्षा के सिर्फ सहपाठी हैं। रुद्राक्षी उसके साथ और इन बातचीतों को जारी नहीं रखना चाहती है। उसने अपना बात पूरा करने के बाद सबको नजरअंदाज करते हुए अपना नजरिया बाहर की खिड़की की ओर कर दिया। अब उसके पास तारा के साथ यहाँ बहस करने का समय नहीं है। वह ये पुष्टि करना चाहती है कि क्या उसकी आंखों में स्थिति वास्तव में वैसी है जैसी उसने अभी उम्मीद की थी। रुद्राक्षी के लिए बदला लेने का समय धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए उसे अभी बस पहले अपनी आंखों की जांच करना है। शायद उसके इन आंखों का उद्देश्यपूर्ण कार्य उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो। उसके कुछ समय बाद ही एक शिक्षक उनके क्लास में आए और उस दिन के लिए अपना अंतिम पाठ शुरू किया। रुद्राक्षी ने भी आज के लिए अपनी योजना बनाकर रखी हुई है। वह अपने दादाजी के पास जड़ी बूटियों के बारे में और जानने के लिए स्कूल के बाद आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटी दुकान के पास जाएगी। उसके बाद वह अपनी स्पेस में एंट्री करेगी। वह लगभग 6 घंटे अपनी अंतरिक्ष के अंदर बिता सकती है, जिसका मतलब है कि बाहर की समय के मुताबिक केवल 2 घंटे ही होंगे। ऐसे भी उसे अभी भी रात को अपने सारे अंशकालिक काम करना पड़ता है। जब वह स्कूल के बाद आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटी दुकान में पहुंची तो उसने देखा कि उसके दादाजी कुछ जड़ी बूटियों से मेडिसिन बना रहे थे। अपने दादाजी को ऐसे काम करते देखकर उसके दिमाग में भी कुछ आइडिया आया, जिसके चलते उसने जल्दी से अपने दादाजी के पास बैठकर कहने लगी, दादाजी, क्या आप कृपया अपने इस प्यारी सी पोती के लिए कुछ जमीन खरीदने में मदद कर सकते हैं? दादाजी को उनके काम के दौरान रुद्राक्षी ने अचानक अपने बातों से अनुरोध कर दिया। दादाजी ने देखा कि रुद्राक्षी अब एक पपी सा फेस बनाते हुए उनके सामने खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। उसे इस तरह से देखकर दादाजी ने अपने आंखें सधाते हुए पूछा, हो एक भूमि, तुम इस भूमि के साथ क्या करने की सोच रही हो? दादाजी को अपने पोती के इस अनुरोध से बहुत अजीब सा लगा। मेरी अपने संपत्ति के मालिक होने के लिए मैं जमीन खरीदना चाहती हूँ। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ अपने दादाजी के सवाल का जवाब दिया। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मेरी अपनी जमीन दे दूंगा। अब ठीक है ना? अब तो तुम्हें जमीन खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। दादाजी ने अपना सिर कुछ बार हिलाते हुए रुद्राक्षी के सर पर प्यार से हाथ फेराते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी आपकी जमीन नहीं चाहिए। मैं इसे अपने खुद के पैसों से ही खरीदना चाहती हूँ। दादाजी के बात सुनते ही रुद्राक्षी ने जल्दी से उनके उस विचार को काट दिया। क्यों? दादाजी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। क्योंकि दादाजी, वह जमीन आपकी है, मेरा नहीं। उसने बस मुस्कुराए हुए जवाब दिया। लेकिन तुम तो मेरी पोती हो, उन्होंने अपने जीद में फिर कहा। दादाजी को तो उससे अपनी संपत्ति देने में कोई भी आपत्ति नहीं है। दादाजी, मुझे लगता है कि एक दिन मेरे भाइयों के भी अपने परिवार होंगे। यदि आप अपनी संपत्ति मुझे देते हो तो उन सब का क्या होगा? उन लोगों को भी तो बुरा लग सकता है ना? दादाजी, उसने जितनी हो सके उतनी ही शांति से समझाने की कोशिश किया। ये सब उसने अपने पिछले जीवन में पहले से ही अनुभव कर लिया था। जेल से आने के बाद उसके दादा और राज ने उसे घर वापस ले गए थे।
लेकिन उस परिवार के सभी सदस्यों ने अपने मन उसे परिवार के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। व्यवसाय में उसकी प्रतिभा के कारण उसके दादा ने दिखावे के लिए ही सही लेकिन उसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। उसने सोचा कि यह सब सामान्य था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से उनकी सभी बिजनेसों को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ धोखा और दर्दनाक मौत। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सब मिलकर उसके साथ ये सब करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे। रुद्राक्षी के बातों से दादाजी भी एक गहरी सोच में पड़ गई। वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि रुद्राक्षी उसे अपने बातों से क्या बताना चाहती है। बाद में वह किसी के भी एक लक्ष्य हो सकती है, लेकिन वह जानते हैं कि उन्हें रुद्राक्षी से कोई भी खतरा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि तुम अभी कौन सा क्षेत्र खरीदना चाहते हो? दादाजी ने पहले ही अपने परिवार के सभी लोगों से बात करने के बाद अपने संपत्ति में से एक हिस्सा रुद्राक्षी को देने का विचार अपने मन में कर लिया है। लेकिन इस समय रुद्राक्षी के जिद्दी चेहरे को देखने हुए उन्हें पता वह उनकी कोई भी बात नहीं मानेगी। इस कारण से उन्होंने इस समय उसके मन के मुताबिक ही करना ठीक समझा। हाँ, अपने दादाजी के सवाल से इस समय रुद्राक्षी ने अपने उत्साह के साथ बार बार अपना सर हिलाते हुए हाँ कहा। वह तो पहले से ही यह जानती थी कि उसे कौन सा क्षेत्र अभी खरीदना है। उसने खुशी से अपने दादाजी के हाथों को पकड़कर उन्हें हिलाते हुए कहा, दादाजी मैं ना उनमें से अभी 3 क्षेत्र खरीदना चाहती हूँ। एक तो पास के पहाड़ पर है, दूसरा पुराने बाजार के पीछे और तीसरा जो है वह एक झील के किनारे पर है। उसने अपने बातों में खुशी खुशी उन क्षेत्रों को भी सूचीबद्ध किया जो अभी वह खरीदना चाहती थी। रुद्राक्षी के बातों और हरकतों से तो मानो दादाजी अपने जगह पर जम से गए। वह इस समय पूरी तरह से अवाक थे। ये लड़की अभी इतनी सारी जमीनें क्यों खरीदना चाहती है? और इसकी हरकतें जैसे कि वह कोई छोटी बच्ची हो। उसने आज तक ऐसे बिहेव कभी नहीं किया था। मेरी बस्सी, तुम उन 3 जमीनों का क्या करना चाहती हो? इस समय जैसे तैसे करके वह अपने मुंह से यह सवाल अपने मुंह से बाहर जाने देने में कामयाब रहे। रुद्राक्षी ने इस टाइम अपने जाजा जी को देखते हुए व्यापक रूप से मुस्कुराए। फिर बच्चों के तरह शरारती अंदाज में स्टाइल से कही, दादाजी यह एक बहुत बड़ी रहस्य है। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। दादाजी अपने इस पोती के साथ बहुत निराश महसूस कर रहे थे। उसके सामने ये लड़की हमेशा के लिए अभी से परिपक्व और सालाक सतर हो चुकी है। वह हमेशा चाहता था कि उसकी पोती हर रोज उसके साथ एक किशोर की तरह व्यवहार करे। अपने दादाजी के विपरीत हमारी रुद्राक्षी तो आज बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। कुछ कारण थे कि उसने अभी के लिए उन 3 भूमियों को चुना। पास के पहाड़ की जो भूमि है वो पूरी तरह से बाधित है। हाँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। संभवतः अगले 3 सालों में उस जगह की कीमत पर्यटकों की वजह से और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसका कारण है, पहली जगह पहाड़ों में उगने वाले सामग्री, वनस्पतियां और वहां के जीव जो प्रकृति प्रेमियों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उसमें एक जलप्रपात भी है। दूसरी जमीन जो पुराने बाजार के पीछे है। ये बाजार थोड़ा छोटा है। अगर उसे उसके पीछे के वह जमीन अभी मिल जाती है तो उसे बाद में इससे बहुत मुनाफा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अगले 4 सालों में ये पुराना बाजार अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाएगा। अंत में तीसरी और अंतिम जगह जो झील के किनारे की भूमि है। खैर, वह वहां पर अपना खुद का घर बनाना चाहती है। इन 2 दिनों में रुद्राक्षी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि इस समय उसका जीवन बहुत ही शांत हो गया है, लेकिन उसे यह शांति इस टाइम बहुत पसंद भी आ रही है। उस दिन के बाद से अभी उसके साथ कोई भी साजिश या खिलवाड़ नहीं कर रहा है। उसके सहपाठी, हाँ, वे सभी उससे अब दूरी बनाए रखते हैं। उससे जितनी दूर हो उतनी ही सबके लिए अच्छा रहता है। उसके पास पहले से ही अपने दादाजी के साथ एक योजना बनाए हुए है। वह उसे जमीनों के दलालों के पास लाना चाहते हैं। दरअसल उसे जमीन खरीदने की सभी प्रक्रिया ये पहले से ही पता थी, लेकिन उसे डर था कि एक सामान्य वयस्क उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और साथ ही उसे ये भी डर है कि कहीं कोई उससे बच्ची समझकर धोखा न दे दे। इसलिए उसने अपने दादाजी को ये सब काम अपनी ओर से करने के लिए कहा था। वह अपने स्कूल के बाद सीधे अपने के पास आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटी दुकान के पास चली गई। वहां पहुंचने के बाद भी उसने अपने दादाजी को वहां कहीं भी आसपास में नहीं देखा। वहां तो केवल शिव दादाजी ही अकेले जड़ी बूटियों की देखभाल कर रहे हैं। शिव दादाजी रुद्राक्षी के प्यारे दादाजी के कर्मचारी और उनके हेल्पर है। शिव दादाजी, मेरे दादाजी कहाँ हैं? वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। वह कहीं गए हैं क्या? रुद्राक्षी ने विनम्रता से दादाजी शिव से पूछा। बस तू यहाँ 1 मिनट रुको, वह कुछ काम कर रहे हैं, वह हो जाने के बाद तुम्हारे दादाजी बाहर आ जाएंगे। दादाजी शिव रुद्राक्षी के ओर मुड़ते हुए उसको उत्तर दिया और फिर उन्होंने अपना ध्यान वापस जड़ी बूटियों में लगा लिया।
धन्यवाद दादाजी शिव। भले ही जिस व्यक्ति को उसने अभी धन्यवाद कहा उसने इसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था, तब भी उसने उन्हें धन्यवाद कहा। वह हमेशा इस तरह के व्यक्तियों को पसंद करती हैं जो बस वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। ओह मेरी प्यारी पोती, तुम यहाँ आ गए। दादाजी ने रुद्राक्षी का एक अजीब तरह से स्वागत किया। उसने अपने दादाजी के बातों पर कोई भी खास प्रतिक्रिया नहीं दिया सिवाय एक अजीब नजर के साथ अपना सिर हिलाने के। जिसे देखकर दादाजी जिसने उसे देखा अभी देखा उसने उससे अपनी आंखें मूंद ली और अपने मन में ही कहा ये लड़की कभी नहीं बदलेगी। हम एक लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने रुद्राक्षी के सामने शिकायत करने के लहजे में बोला तुम कभी मेरे साथ खेलते भी नहीं हो। दादाजी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक दादाजी और उसके पोती के बारे में सिर्फ एक नाटक देखा तो वह भी उन दृश्यों को अपने रियल लाइफ में अपनी पोती के साथ अभिनय करना चाहते थे जहां पोती अपने दादाजी के पास आकर उन्हें तान करते थे। अपने दादाजी को इस पर देखकर रुद्राक्षी ने एक आह भरी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसके दादाजी बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। अपने दादाजी के बारे में अब तक का उनका यही विचार है। दादाजी, आज आपने मुझसे वादा किया था हम जमीनों के एक दलाल से मिलेंगे। मुझे अब आप यह मत कहना कि आप उसके बारे में भूल गए थे। इस समय रुद्राक्षी ने अपने दादा को उनके वादे को याद दिलाया। ठीक है, ठीक है। अपने पोती का इतना गंभीर रूप देखकर ही दादाजी ने बस हार मान लिया। ठीक है, बस अब ये सब जाने दो। उन्होंने खुद को ही अपने मन में समझाया और रुद्राक्षी को अपने साथ दुकान में बने अपने स्टडी रूम में ले गए। डॉक्टर आहूजा, आपसे दोबारा मिलकर हमें अच्छा लगा। मिस्टर दीवान दादाजी के अपने स्टडी रूम में आते ही उनसे हाथ मिलाते हैं। हाँ, यह मेरी पोती रुद्राक्षी, यह वही है जो अभी तुम्हें देखना चाहती है। दादाजी ने मिस्टर दीवान से हाथ मिलाते हुए ही रुद्राक्षी को दीवान से मिलवाया। हेलो प्यारी लड़की, तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। दादाजी के मिलवाने के बाद दीवान उससे भी हाथ मिलाते हैं। रुद्राक्षी ने भी विनम्रता से मुस्कुराते हुए उन्हें हेलो कहा। फिर तीनों ही स्टडी रूम में रखे सोफे पर बैठ जाने के बाद दीवान ने सीधी अपनी बात पूछी, तो तुम मुझसे किस तरह के व्यवसाय के बारे में बात करना चाहते हो? मैं मूल रूप से अभी 3 जमीनें खरीदना चाहती हूँ। रुद्राक्षी ने भी आत्मविश्वास से दीवान को जवाब दिया। मिस्टर चू पहले से ही रुद्राक्षी के इस तरह के रवैये में कभी दिलचस्पी ले रहे हैं। रुद्राक्षी ने उन्हें बताया कि वह कौन सी जमीन खरीदना चाहती है। उसने तो बहुत ही कुशलता से भूमि की कीमत पर भी बातचीत की। इस समय रुद्राक्षी के इन रवैये से वहां बैठे वह 2 वयस्क निश्चित रूप से उसके साथ काफी हैरान रह गए थे। इधर रुद्राक्षी को पता नहीं था कि उसके स्कूल से जाने के बाद तारा भी अपनी ससुरी बहन नीता के साथ अपने ससुरे भाई विनय के पास आ गई थी, लेकिन उस समय उसका चेहरा बहुत ही घृणा से भरा हुआ था और पूरा सुंदर चेहरा लगभग विकृत हो गया था। तारा के इस तरह के रूप को देखते हुए नीता और विनय दोनों ही डर के मारे अभी कांप रहे थे। वे दोनों ही अवचेतन रूप से उससे 2 कदम पीछे हट गए थे। तभी तारा ने अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकालते हुए तारा ने अपने फोन पर कुछ नंबर दबाते हुए अपने कान पर लगाकर कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद कहा, भाई समीर, कल स्कूल के बाद आप अपने कुछ अधीनस्थों को भेजो, मैं कल किसी को सबक सिखाना चाहती हूँ। रुद्राक्षी, जो पहले से ही स्कूल छुट्टी होने के बाद घर लौट चुकी थी, वह स्वाभाविक रूप से तारा की इन छोटी छोटी हरकतों को नहीं जानती थी। अगली सुबह उसके कक्षा में आते ही सभी ने बहुत हंगामा किया, विशेष रूप से वे लड़के जो उसकी सुंदरता के प्रशंसा करते थे। प्रत्येक ने उसको पिछले दिन के उन सब के हरकतों के लिए माफी मांगी। इन लड़कों की माफी के लिए रुद्राक्षी ने बस उदासीनता से अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर वह आकर अपने सीट पर बैठने के बाद अपने पिछले दिन के अपनी आंखों के असामान्य घटना को याद करने लगी, ये साबित करते हुए कि उसके आंखों की यह क्षमता किसी भी व्यक्ति के शरीर के घावों और कारणों को देखने में उसकी मदद कर सकती है। ये फिर से जांचने के लिए कि क्या सच में उसकी ये आंखें वास्तव में मानव शरीर के सभी दर्द का पता लगा सकती हैं, उसने अपनी आंखें उठाकर कक्षा के अपने हर एक सहपाठियों को देखने लगी। इस समय उसके क्लास के 2 पुरुष सहपाठी आपस में एक साथ बात कर रहे थे। अरे तरुण, क्या तुम्हारे हाथ अभी तक अच्छे नहीं हुए हैं? एक तगड़ा दिखने वाले युवक ने तरुण को छेड़ा, जो उसके सामने बैठकर अपनी बाह को मरोड़ रहा था। करण, तुम उदास मत हो, तरुण बेबस होते हुए कहने लगा। ओह, ऐसा नहीं है कि मैंने कल गलती से अपने हाथ से मेज पर हाथ मारा था। हालांकि ये दूसरे समय में बहुत ज्यादा दर्द नहीं करता है, लेकिन कुछ भी पकड़ते समय ये बहुत दर्द करने लगता है। यहाँ तक कि मैं अभी कलम से भी कुछ नहीं लिख सकता। इसी समय उनके बात सुनकर रुद्राक्षी ने भी अपना सिर उठाकर तरुण की उठी हुई भुजाओं को देखा। ऐसे ही उसने तरुण को घूरते हुए मानव शरीर के माध्यम से देखने का दृश्य फिर से उसके आंखों के सामने दिखाई दिया।
तरुण के बाहों की कुछ नसों में अवरुद्ध और मांसपेशियां सूजी हुई हैं, जिसके कारण उसके हाथ में इसे दर्द हो रहा है। अरे, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। करण ने तरुण के कंधे को पकड़ते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, काश कि यह चोट तुम्हारे जगह मेरे हाथ में लग जाती, तो मुझे होमवर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। फक यू। तरुण ने करण को सुध से दूर धकेलते हुए उसके तरफ गुस्से से देखकर उसे दाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने रुद्राक्षी को अपने सामने खड़ा देखा। रुद्राक्षी को अपने सामने ऐसे खड़े देखकर तो उनके दिमाग के सारे पुर्जे ही हिल चुके थे। रुद्राक्षी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रुद्राक्षी ने उसके सवाल के जवाब न देते हुए बस अपना सिर नीचे करते हुए तरुण की बाहों को देखने लगी, जिससे उसे कोई भी प्रतिक्रिया करने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसने उसकी बाह को जल्दी से पकड़ते हुए बाह के रक्त को घोलने के लिए बंद नसों को गूंथ दिया। तरुण ने केवल यह महसूस किया कि इस समय उसकी बाहों में दर्द और सिर्फ दर्द हो रहा था, लेकिन इससे उसे अब आकाश में उड़ने जैसा एहसास हुआ, जो बहुत ही आरामदायक था। रुद्राक्षी ने एक दर्जन बार नसों को गूंथा, जब तक कि उसकी आंखों ने उस जमाव को पूरी तरह से गायब होते नहीं देखा। फिर उसने उससे पूछा, क्या अब ठीक है? तरुण एक पल के लिए तो अचंभित रह गया, और फिर अपने मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्या क्या कहा तुमने अभी? क्या तुम्हारे हाथों में अभी भी दर्द हो रहा है? रुद्राक्षी ने उसके हाथों की ओर इशारा करते हुए शांति से पूछा। इस सवाल से तरुण को फिर से अचंभे में डाल दिया गया। तभी उसने अपने अवचेतन रूप से अपने हाथ को हिलाया, जिसमें पहले दर्द महसूस होता था, लेकिन इस समय उसने बस आश्चर्य व्यक्त किया। ठीक है। अरे, मेरी बाह में अब और दर्द नहीं हो रहा, ये दर्द दूर हो गया है। उसने खुशी से जोर से बोला। धिक्कार है, क्या सच में ये ठीक हो गया? करण, जो तरुण के किनारे पर ही खड़ा था, ये सुनते ही चिल्ला पड़ा। उन दोनों के विपरीत रुद्राक्षी बस तरुण और करण के हैरान और अविश्वसनीय भावों को देख रही थी। इस समय उन दोनों के बच्चों जैसे करकते देखकर उसके मुंह के कोने पर भी धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से उसका अनुमान बिल्कुल भी गलत नहीं था। उसकी ये आंखें मानव शरीर के घावों और घावों के कारणों को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है। ठीक इसी समय एक टीचर उनके क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, अब सब लोग चुप हो जाओ। आज हम मुंबई शहर से एक स्थानांतरण छात्र को प्राप्त करने जा रहे हैं। अपने क्लास के सभी छात्रों को ये बोलते हुए दरवाजे की तरफ फेंकते हुए नए स्टूडेंट को बुलाया, कृपया तुम क्लास के अंदर प्रवेश करो। शिक्षक पटेल की घोषणा करते ही एक प्यारी सी लड़की ने उस कक्षा में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही कक्षा के चारों ओर लड़कों की एक उत्साहित आवाज सुनाई देने लगा। इस समय रुद्राक्षी ने भी उस लड़की की तरफ देखा तो वह वाकई में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी टीचर पटेल ने आदेश दिया, ठीक है, सब लोग अब चुप हो जाओ। जब सभी छात्र शांत हो गई तो टीचर पटेल ने फिर नई स्टूडेंट को देखते हुए कहा, अब तुम अपने सभी सहपाठियों को अपना परिचय दे सकती हो। टीचर पटेल ने उस लड़की के लिए कुछ जगह सोरते हुए थोड़े पीछे हट गई। नमस्कार सब लोग, मेरा नाम नियति प्रताप है। मैं मुंबई शहर से आई हूँ। उसने सबके सामने अपनी एक साधारण सी परिचय दिया। ठीक है नियति, तुम अब वहां जाकर कोई भी एक खाली सीट पर बैठ सकती हो। मैं अब अपना पाठ शुरू करूंगा। नियति के अपनी परिचय देने के बाद वह आगे आकर उससे कहता है। ऐसे ही 3 घंटे के पाठ समाप्त होने के बाद जब ब्रेक का टाइम शुरू हुआ तो नीता और तारा एक साथ स्थानांतरण छात्र से संपर्क करने के लिए उसके पास आकर खड़े हो गई। हाय नियति, मेरा नाम नीता कपूर है और यह मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड तारा कपूर है। नीता ने आगे बढ़कर पहले बातचीत शुरू किया। ओह, तो ये तुम हो। मैंने तुम्हें यहाँ देखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तारा को अपने पास देखते ही नियति कहने लगी। तारा, क्या तुम उसे जानते हो? नीता ने तारा को देखते हुए पूछा। नीता के सवाल करते ही तारा ने अपना सिर ना में हिलाते हुए ही सोचने लगी, मैं तो इस लड़की से कभी भी नहीं मिली। वह मुझे कैसे जान सकती है? तारा को ना में सर हिलाते देख नियति ने तारा का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी। बेशक वह मुझे अभी तक नहीं जानती, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरकार कुछ दिनों पहले हुए बर्थडे पार्टी का शो बहुत ही शानदार जो था। मुझे एक मूव देखने जैसा फील हो रहा था। नियति के बातें सुनकर दोनों बहनें अचानक फीके पड़ गया थे। वह दोनों जानती थी कि वह किस बारे में अभी बात कर रही है। नियति को इस तरह से बोलते हुए सुनकर तो कुछ छात्रों ने भी अपनी चर्चाएं शुरू कर दी। विषय था कुछ दिन पहले हुए रुद्राक्षी के 18वां बर्थडे पार्टी का, जहां संयोग से उनके कुछ सहपाठी भी उस पार्टी में अपने माँ पापा के साथ गए थे। नियति के समान ही इस समय उन दोनों के भरपूर बेइज्जती करने के बाद तारा और नीता को नजरअंदाज करते हुए नियति रुद्राक्षी के करीब चली गई। अभी रुद्राक्षी जो ध्यान से एक किताब पढ़ रही थी, वह स्थानांतरण छात्र को अपने पास आते हुए देखकर बहुत हैरान रह गई। हाय, मैं नियति प्रताप हूँ।
तुम मुझे साहो तो न्यू बुला सकती हो। मुझे तुमसे यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा। रुद्राक्षी को देखकर नियति ने अपना परिचय देते हुए मुस्कुराए। इस नई लड़की की मुस्कान में अपने लिए ईमानदारी को भांपते हुए रुद्राक्षी ने भी मुस्कुराते हुए अपना जवाब दिया। हाय, मेरा नाम रुद्राक्षी आहूजा है। तुम मुझे रुद्रा या फिर आक्षी बुला सकती है। तुम जानते हो, उस दिन जब तुमको उन लोगों ने अपहरण करके ले गई थी, उस समय मैं वास्तव में बहुत डर गई थी। नियति ने डरते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कह रही थी। इस समय वह ऐसे अभिनय कर रही थी जैसे मानो उस समय रुद्राक्षी का नहीं उसका अपहरण हुआ था। ओह, तो तुम भी वहां पर थे? रुद्राक्षी ने शांति से पूछा। हाँ, मैं अपने दादाजी के साथ गई थी। नियति ने भी रुद्राक्षी को जवाब दिया। एक बार फिर से रुद्राक्षी और तारा स्कूल में छात्रों के बीच बात करने का एक विषय बन गए थे। हर कोई जानता था कि कैसे तारा ने अपहरणकर्ताओं से बचने के लिए रुद्राक्षी को उन अपहरणकर्ताओं की तरफ धकेल दिया था और बाद में पुलिस को भी कॉल करने से सबको मना कर दिया था, ये बहाना बनाकर के ये सब रुद्राक्षी की सेफ्टी के लिए है। इससे पहले 12वीं कक्षा में कोई भी स्टूडेंट रुद्राक्षी से बात नहीं करता था, लेकिन अब तारा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ तक कि निता, जो सबके सामने तारा के अच्छी दोस्त थी, को भी इसी बात का सामना करना पड़ रहा था। निता हमेशा तारा के साथ ही रहती थी, जबकि नियति इस कक्षा में स्थानांतरित होने के बाद से ही रुद्राक्षी के साथ जुड़ गई है। नियति एक उज्जवल टाइप की लड़की थी, यहाँ तक कि रुद्राक्षी भी जब इस लड़की से बात करती थी तो वह हमेशा ही मुस्कुराती रहती है। तुमने इस स्कूल में ही स्थानांतरण क्यों किया? मुंबई शहर इस शहर की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। रुद्राक्षी ने नियति से एक साथ ब्रेक के दौरान पूछा। रुद्राक्षी के सवाल से नियति काफी उदास हो गई थी। उसने उदासी से ही रुद्राक्षी को जवाब दिया, मैं अपने घर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं वास्तव में उस घर में रहने से बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि यह सब पाखंडी लोगों से भरा हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ तक अपने दादाजी का अनुसरण किया है और वैसे भी मुझे तो ये शहर वहां से काफी बेहतर लग रहा है। ओह, नियति का उतरा हुआ चेहरा देखकर रुद्राक्षी को भी काफी बुरा लगा, इसलिए उसने भी इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसे भी नियति ने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने भी उस बारे में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं लगा। तभी नियति ने उन दोनों की बातों के बीच में आए इस ऑकवर्ड सिचुएशन को दूर करने के लिए जल्दी से अपने बातों को दूसरी ओर घुमाते हुए फिर से रुद्राक्षी के साथ रहने के लिए योजना बनाने लगी। उसे वास्तव में लगता है कि यह लड़की बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए उसने रुद्राक्षी से पूछा, आज शाम को तुम्हारा क्या प्लान्स है? रुद्राक्षी को भी इस नई लड़की के साथ रहना अच्छा लग रहा था। तभी नियति के सवाल को सुनकर कुछ सोचते हुए उसने उससे अपनी समय सारिणी के बारे में बताते हुए कहा, मैं तो बस आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में और जानने के लिए अपने दादाजी के पास आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटियों की दुकान में जा रही हूँ। दादाजी आहूजा की दुकान? हाँ, वह मेरे दादाजी हैं। ओह, तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मैं तो इस समय तुमसे अपने दादाजी को भी वहां तुम्हारे दादाजी के साथ रहने का शर्त लगा सकती हूँ। ऐसे ही कुछ समय बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो रुद्राक्षी की बाह को पोनीटेल वाली एक प्यारी सी लड़की ने गले लगाते हुए बाहर जा रही थी। वह दोनों स्कूल के गेट से बाहर जाने ही वाली थी कि उन दोनों ने देखा कि बाहर खड़े भीड़ में तारा अजीब तरह दिखने वाले एक समूह के साथ खड़ी थी। इस समय उसकी दोनों आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दे रही थी। माफ करे, आज मेरे पास समय नहीं है। मुझे कुछ काम से अपने पुराने रिश्तेदारों के घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हें कल अपने साथ दादाजी से मिलने ले जाऊंगी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़ी नियति को प्यार से समझाया। जब नियति ने रुद्राक्षी से इससे सुना तो उसने डर के मारे उसे और जोर से पकड़ते हुए ना में अपना सिर हिलाया, लेकिन रुद्राक्षी ने उसके ना को अनदेखा करते हुए उससे अपने हाथ को सुराते हुए फिर से कहा, ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊंगी, साथ ही तुम्हारे सामने कल। अब तुम पहले जाओ और इसके बारे में किसी को भी कुछ मत कहना। फिर रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए नियति को खुद से दूर धकेलते हुए उसको हाथ हिलाया, तुम रास्ते में सावधान रहना और कल मिलते हैं, बाय। कुछ समय नियति को खुद से दूर जाते हुए देखने के बाद रुद्राक्षी ने भी वापस मुड़कर उन बदमाशों के समूह पर अपनी नजरें डाली जो उसके सामने भीड़ बनाकर खड़े हैं। यदि उसने सही अनुमान लगाया है तो इन गैंगस्टरों को उसे परेशान करने के लिए तारा द्वारा यहाँ लाया जाना चाहिए था। लेकिन क्या उसको सच में लगता है कि ये छोटे छोटे गैंगस्टर उसका कुछ भी बिगाड़ सकती है? तभी रुद्राक्षी हल्के से हंसते हुए अपनी घर के रास्ते पर चला गया जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में खड़े तारा ने रुद्राक्षी को मुस्कुराते हुए अपने घर की जाते हुए देखा तो उसके मुंह पर एक उदास मुस्कान दिखाई देने लगी। तभी उसने अपने गुस्से भरे आवाज में कहा, रुद्राक्षी, आज तुम कभी भी मेरी हथेलियों से बचकर नहीं जा सकते। मैं चाहती हूँ तुम जानो कि मैं चाहूँ तो तुम जैसी मामूली लड़की के साथ क्या क्या करवा सकती हूँ।
उद्धरण चिन्ह। इस समय नीता और विनय ने आकर तारा के हाथों को पकड़ते हुए उसे समझाने लगी, बहन चलो ये सब नहीं करते, ये बहुत ही खतरनाक है। क्या तुम भूल गए हो कि उसने उस नई लड़की के साथ मिलकर सुबह कैसे हमारी अपमान किया था। तारा ने उन दोनों की बात सुनकर नीता और विनय को गुस्से में अपना सिर घुमाकर उन दोनों को देखते हुए कहने लगी, मुझे आज इस नफरत का बदला चुकाना है। मैं उसे उन छोटे गैंगस्टरों द्वारा कुचले जाते हुए देखना चाहती हूँ। इस समय नीता और विनय बहुत ही झिझक रहे थे, लेकिन वे केवल अब तारा का अनुसरण ही कर सकते हैं। रुद्राक्षी के घर का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इस समय लंबा रास्ता लेने के लिए उसने एक बहुत ही पुराने घर के पास की एक गलियारे की तरफ चली गई। इसे देखते हुए तो यह उन नन्हे गैंगस्टर्स के लिए भी एक अच्छा मौका जैसा लग रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि इन गैंगस्टर्सों ने उसे डराने के लिए बाहर आए थे, लेकिन उसने एक सुनसान जगह देखते हुए रुकने की पहल किया। फिर पीछे मुड़ते हुए अपने पीछे के शून्यता पर चिल्लाया, इतनी देर से मेरे पीछे चलने और मेरे साथ यहाँ रखने के बाद क्या तू लोग मुझसे मिलने बाहर नहीं आओगे। रुद्राक्षी के बोलना समाप्त करने के एक पल के बाद ही कोई अजीब तरह से कपड़े पहने रंगे बालों का एक समूह, जिसमें से कोइयों के शरीर पर तो टैटू भी ड्राव करके रखे हुए थे, वह सभी रास्ते में रखे कांटों के दोनों किनारों पर से बाहर आ गए, जिस पर से रुद्राक्षी अभी अभी चल कर आई थी। इस समय वह लोग जल्दी से रुद्राक्षी को पकड़ना चाहते थे। रुद्राक्षी ने भी अपनी दोनों हाथों से अपने स्कूल बैग के पट्टे पकड़े हुए इन आक्रामक छोटे बदमाशों का सामना कर रही थी। इस समय उसके अभिव्यक्ति बहुत ही शांत और ठंडी थी। इस ग्रुप के आगे एक लाल बालों वाला युवक चल रहा था, जिसके पीछे 12/13 युवकों का एक समूह चल रहा था, और जो कुछ लोगों पीछे रह गई है उनकी आंखें तो लालच और व्यभिचार से भरी हुई थी। उन लोगों द्वारा रुद्राक्षी को घेर लेने के बाद अप्रत्याशित रूप से, मुझे तुम्हारी इतनी सुंदर होने की कभी उम्मीद नहीं थी। बॉस वास्तव में हम सभी भाइयों के प्रति बहुत ही दयालु हैं, और वह हमें तुम्हारे पास आने भी देते हैं। लाल बालों वाले युवक ने रुद्राक्षी को अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, उसकी आंखें इस समय लालच और वासना से भरी हुई थी। उस आदमी के इस बड़ी बातें सुनकर भी रुद्राक्षी का चेहरा इस समय बहुत शांत था, बिना किसी डर के कुछ बेईमान युवाओं के बीच खड़ी है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह उस खतरे को अभी भी नहीं देख पा रही है जिसका वह अभी सामना करने वाली है। जब लाल बालों वाले युवक ने अपने बस से आदेश प्राप्त करने के साथ ही फोटो प्राप्त किया, तो इस सुंदर लड़की के लिए उसके मन में पहले से ही बहुत सारे बुरे विचार आ गए थे। हालांकि अब जब उसने वास्तविक व्यक्ति का सामना किया तो उसे लगा जैसे कि जिस व्यक्ति ने इस सुंदर लड़की का फोटो खींचा है वह केवल एक मैल है। जो फोटो में लड़की वास्तविक लड़की से बिल्कुल अलग दिखती है। इस समय रुद्राक्षी ने लोगों को एक तरह का धूल मुक्त, अधिक प्राकृतिक दिखने वाला स्वभाव दिया, उसके साथ ही उसका एकमात्र सुंदर चेहरा, ताकि लोग अपने बड़े पापी हाथों को उसकी ठुड्डी की ओर बढ़ाए बिना न रह सके। अब मेरे पास आओ छोटी लड़की, ये कहते हुए लाल बालों वाले युवक ने कहते हुए रुद्राक्षी के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। हालांकि इससे पहले कि लाल बालों वाले युवक का हाथ रुद्राक्षी के चेहरे को छू पाते, उससे पहले ही उसके हाथ में एक अजीब से कोण दिखाई देने लगे थे। लाल बालों वाला युवक और उसके सभी साथी इस परिस्थिति को देखते हुए एकदम से स्तब्ध रह गए। इस समय लाल बालों वाले युवक के दर्द की नसें मस्तिष्क तक फैल गई थी। उसे अभी ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी कलाई में दर्द महसूस हो रहा है। तभी उसने एक ऐसी चीख निकाली जो बिल्कुल भी मानवीय जैसा नहीं है। बाकी के नौजवान जो लाल बालों वाले युवक के साथी थे, वह सभी इस समय उसके मुड़े हुए हाथों को अपने आश्चर्य भरे आंखों से देख रहे थे। इस समय दर्द के कारण जोर से चीखते हुए विजय लड़खड़ाकर गिरने वाले थे। तभी, भाई विजय, तुम्हें क्या हुआ है? बाली पहने एक युवक ने जल्दी से भाई विजय का समर्थन करते हुए चिंता के साथ पूछा। लाल बालों वाले युवक ने अब अपने दर्द और गुस्से में अपना सिर उठाया कर दांत पीसते हुए अपने साथियों को आदेश दिया, मेरे लिए इस महिला को अभी उठ लो। हालांकि उसने ठीक तरह से नहीं देखा था कि उसकी कलाई अभी कैसे मुड़ी गई थी, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि यह रुद्राक्षी का ही हाथ है। उन सबको देखते हुए जो उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ रहे थे, उन सब के लिए रुद्राक्षी ने बहु उपहास करते हुए अपने कंधे पर रखे स्कूल का बैग उतार कर उनकी ओर फेंक दिया, इससे पहले कि वे कोई शॉट ले पाते। इस समय स्कूल बैग के अंदर बहुत सारी किताबें भरी हुई थीं, जिसका वजन कम से कम 7 या 8 केजी था, जिसे रुद्राक्षी ने एक हथियार के रूप में अब इस्तेमाल करते हुए इन युवाओं को मार रही थी, जिससे वे सभी दर्द से कराह रहे थे। लगभग पलक झपकते ही वे सभी युवक एक एक करके जमीन पर गिरे पड़े थे। इस समय रुद्राक्षी ने अंतिम बचे हुए युवा गैंगस्टर को जमकर लात मारी, जिससे वह डर के मारे मौके पर ही दंग रह गया था, जिसे वह तुरंत बेहोश होकर जोर से जमीन पर गिर गया। अभी अन्य सभी बदमाशों को सुझाने के बाद रुद्राक्षी ने अचानक से घूमते हुए लाल बालों वाले युवक का सामना किया।
रुद्राक्षी, जिनके पास अंतरिक्ष के ऊर्जा का एक निशान था, उसने लड़ाई के बाद सभी लोगों को एक सदमे की भावना दिया। इस समय लाल बालों वाले युवक और रुद्राक्षी के नीली नीली और शांत आंखें एक दूसरे से मिल रही थी, जिसके कारण उसके ठंडे बाल सीधे खड़े होने साथ ही उनका शरीर भी कांप रहा था। तभी रुद्राक्षी इस लाल बालों वाले युवक के सामने खड़ा होते हुए अपना हाथ उठाकर धीरे से उसके सिर को थपथपाते हुए पूछा, अच्छा अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने लाया था। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी को इस तरह अपने इतने पास खड़ा देखने के बाद लाल बालों वाले युवक चौंकते हुए अपने डर के मारे उसका पूरा शरीर और ज्यादा जोर से कांपने लगा। इस समय रुद्राक्षी को देखते हुए इस डर से कि उसे भी अपने छोटे भाइयों की तरह ही इतना शर्मिंदा करते हुए जोरों से पीटा जाएगा, लाल बालों वाले युवक ने जल्दी से अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, ये हमारे बस भाई समीर है, जिसने हमें यहाँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा था। भाई समीर। लाल बालों वाले युवक की बातें सुनकर रुद्राक्षी के भौहें तन गई थी। उसने अपने मन में सोचा, ये समीर इन सब सहायकों का मालिक होना चाहिए जिसे तारा उसे सबक सिखाने के लिए ढूंढ रही थी। हाँ, जब लाल बालों वाले युवक ने रुद्राक्षी के चेहरे पर कंफ्यूजन देखा तो उसने कांपते हुए फिर से हमें बार बार अपना सिर हिलाने लगा। इस समय जब रुद्राक्षी ने इस लाल बालों वाले युवक को देखा तो उसने अपनी भौहें उठाते हुए मुस्कुराकर कुछ सहजते हुए कहा, वह छात्री जो स्कूल के गेट पर तुम लोगों के साथ बात कर रही थी, क्या वही तुम लोगों को मेरे पास आने के लिए कह रही है? उसके इस सवाल से लाल बालों वाले युवक ने झट से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, वह वही है जो भाई समीर की तलाश कर रही थी। निस्संदेह। अपने मुंह से यह शब्द निकालते हुए रुद्राक्षी ने बस उपहास किया। उसने खुद से ही कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो तारा के शरीर पर जो दवा है वह भी इस समीर से ही कुछ ना कुछ लेना देना है। अभी रुद्राक्षी को ऐसे खुद से ही बात करते देख लाल बालों वाला युवक फिर से घबराकर जल्दी जल्दी से कहना शुरू किया, हाँ, उस औरत ने ही हमें यहाँ बुलाया है। वह हमारे बड़े भाई समीर के एक रखेल है। जब तक वह उसकी एक रखेल है तब तक उसने उसे जो करने को कहा वह बेझिझक वही करेगा। बड़ी बहन, नहीं मैडम, आप मुझे अब जाने देंगे ही ना? मुझे जो भी पता था वह बस यही है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। इस समय लाल बालों वाले युवक के दिल में से रुद्राक्षी के लिए जो बुरे विचार थे वह सब लंबे समय से ही गायब हो गए थे। लेकिन उसे अब ऐसा लग रहा था कि ये दुष्ट महिला सितारा उसे यहाँ से सही सलामत वापस कभी जाने नहीं देगी। लेकिन ठीक इसी समय रुद्राक्षी ने उसके सोच के विपरीत कहने लगी, अब तुम वापस अपने बस भाई समीर के पास जाओ और उसे कहो, अगर वह अभी भी इस क्षेत्र में बॉस बने रहना चाहता है तो तारा जैसी चीजों में भाग न ले, अन्यथा मुझे उसे निपटाने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। रुद्राक्षी ने अपना सिर घुमाते हुए अपनी ठंडी निगाहों से उसकी ओर घुरकर देखा। उस लाल बालों वाले युवक को दूर भगाने के बाद रुद्राक्षी ने अपने शरीर पर जमी सारे धूल को थपथपाते हुए अपने घर के रास्ते पर चल पड़ी और उन बदमाशों को वही अपने पीछे छोड़ दिया जो अभी भी जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। हालांकि जब रुद्राक्षी संकरे रास्ते से बाहर निकलने वाली थी तो वह थोड़ा वहीं पर रुकते हुए धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर अपने आसपास देखा। ये भी इसी समय था कि अपने सर को घुमाकर देखते वक्त उसे रास्ते के किनारे पर 3 आकृतियां दिखी और साथ ही गलियारे से आने वाली कदमों की आहट के साथ एक महिला का उत्साहपूर्ण बातें सुनाई दिया। लाल बाल ने शायद अब तक उस कुटिया को पकड़ ही लिया। अब हालांकि उसका बोलना समाप्त होने से पहले ही रुद्राक्षी को अपने सामने खड़े देखकर उसकी तो अचानक से आवाज आना ही बंद हो गई और वे तीनों उसी जगह पर बिना हिले खड़े हो गए जैसे कि रुद्राक्षी ने उन्हें इस समय एक निश्चित संख्या दी गई हो। उन तीनों को ऐसे खड़े देखकर रुद्राक्षी ने उन तीनों पर एक नजर डालते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और उन तीनों को बहुत ही अच्छे से अभिवादन किया, और तारा, निता, विनय, तुम तीनों भी यहाँ पर हो। उन तीनों ने देखा कि रुद्राक्षी तो अभी भी उनके सामने बरकरार खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उस छोटे गैंगस्टरों को नहीं देखा है जिससे उन तीनों के चेहरे पर इस समय एक अविश्वसनीय भाव दिखाई देने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तारा ने जल्दी से अपनी उंगलियों को ऊपर और नीचे करके हुए रुद्राक्षी को इशारा किया। उसे तो इस समय बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्राक्षी उसके सामने अभी सही सलामत खड़ी भी हो सकती है। इस टाइम रुद्राक्षी उन तीनों से केवल 3 कदम की दूरी पर खड़ी थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे बोलने का मतलब है कि मैं अभी सही सलामत यहाँ क्यों हूँ, जबकि तुम्हारे द्वारा व्यवस्थित छोटे गैंगस्टर के लोग तो अभी भी यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, है ना? रुद्राक्षी का उन्हें इतना ही कहना था कि केंद्र में खड़े होकर सोच रहे तारा ने अचानक से अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ते हुए अपने पैरों को अनजाने में 2 कदम पीछे हटा लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों को पीछे किया वह जाकर सीधे अपने पीछे खड़ी निता और विनय से टकरा गई, जिससे इस समय वे तीनों ही फिर से चौंकते हुए जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए।
उन तीनों के ऐस बड़ी ही हरकतें देखते हुए रुद्राक्षी ने मासूमियत से अपने कंधों को उचकाते हुए ही मुस्कुराकर कहा, यह अब केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिन लोगों को तुम तीनों अभी यहाँ ढूंढ रहे हो वे सभी सिर्फ बेकार लोगों का एक समूह है। मैंने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और वे सभी जमीन पर गिर पड़े। जब उन तीनों ने रुद्राक्षी के मुंह से ये शब्द सुने तो उनकी आंखों में डरावनी झलक दिखाई देने लगी, पर फिर अभी वे तीनों अभी भी उस पर अविश्वसनीय रूप से मिश्रित भावना से देख रहे थे। हाँ, यह बहुत ही अविश्वसनीय है। रुद्राक्षी तो अकेली थी और वो सब इतने सारे, ये कैसे संभव हो सकता है? इस समय रुद्राक्षी ने उन्हें एक ऑर्किड जैसा स्वभाव दिया, जो हमेशा ताज़ा और उदासीन रहता है, जैसे कि वे बाहर से अलग दिखती है लेकिन प्रकृति के साथ एक मिश्रित है। ऑर्किड पौधों का एक कुल है जिसके सदस्यों के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंधयुक्त होते हैं। इस समय ये रुद्राक्षी तो पिछले मौन रहने की तुलना में थोड़ा काया और कमजोर दिखने के अलावा वो एक अलग व्यक्ति की तरह ही लग रही थी। तुम रुद्राक्षी नहीं हो? तारा ने रुद्राक्षी को अपनी डरावनी दृष्टि से देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए चिल्लाने लगी। अभी वो पहले से ही कुछ असंगत लग रही थी। तुम रुद्राक्षी नहीं हो, है ना? तुम तो नर्क से आए हुए एक शैतान हो। तुम रुद्राक्षी नहीं हो। तुम रुद्राक्षी हो ही नहीं सकती। इस समय तारा की इन बहकी बहकी सी बातों से रुद्राक्षी कुछ समय के लिए गूंगी हो गई थी, लेकिन तारा की कल्पना कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली थी, इसलिए उसने उसे अपने ठंडे आवाज में कहा, मैं रुद्राक्षी ही हूं। तुम। इससे पहले कि रुद्राक्षी अपनी बात पूरा कर पाती उससे पहले ही, नहीं नहीं, तुम रुद्राक्षी नहीं हो। निता ने अपना सिर हिलाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। उसे अभी याद आया कि कल क्लास में क्या हुआ था, जिससे उसने फिर से चिल्लाकर रुद्राक्षी से कहा, अगर तुम रुद्राक्षी हो तो तारा को कल नीचे गिराने के लिए तुम्हारे पास इतनी अच्छी कौशल कैसे हो सकती है? यहां तक कि अगर वो लोग पहले रुद्राक्षी की परवाह करना नहीं चाहते थे तो भी इन कुछ दिनों से जो उसने बदलाव दिखाए हैं उसे नजरअंदाज करना असंभव है, और अब तो उसके पास लड़ने का इतना अच्छा कौशल भी है। निता के बातें सुनने के बाद रुद्राक्षी अपने पेटअप करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहने के साथ ही तारा को एक मजाकिया अंदाज में देखते हुए आगे कहने लगी, क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं अभी कहाँ रहती हूँ? और ऐसे भी जब से मैंने आहूजा परिवार को अपनाया है तब से उन लोगों ने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे कुछ लड़ने के कौशल सीखे हैं। तो क्या अब भी तुम लोगों को लगता है कि वे सब कचरा मेरे विरोधी भी हो सकते हैं? रुद्राक्षी की सारी बातें सुनकर भी उन तीनों तो अब भी इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि रुद्राक्षी अब एक कुशल फाइटर है। हालांकि उन्हें यह भी यकीन था कि रुद्राक्षी ने अभी उनसे जो भी कहा वह सब सच हो भी सकती है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि रुद्राक्षी को अपने साथ ले जाने के तुरंत बाद ही उस परिवार ने उससे लड़ने के कुछ कौशल सिखाए होंगे। उन्हें नहीं लगता था कि जो लड़की सबके नजरों में बचपन से ही बिगड़ैल जीवन जीने की आदी हो गई थी वो कभी ऐसी बातें भी सीखकर इतनी थकने के बारे में सोचेगी। हालांकि उनके परिवार से निकलने के बाद ही रुद्राक्षी ने इसे सीखना शुरू किया और वो इसमें भी अब काफी अच्छी हो गई है। उस समय वे गैंगस्टर जो लड़ने में काफी सक्षम लग रहे थे उन सभी को उसने इतनी जल्दी और आसान से नीचे गिरा दिए था। उसके मुताबिक वो सब वास्तव में बहुत ही बेकार लोग थे। इस समय तारा के सोच के उलट अब भी रुद्राक्षी उन्हें इतना शर्मिंदा कर रही है और रुद्राक्षी का चेहरा खोने का जो मौका वो बना रही थी वो सब बर्बाद होने के साथ ही वे तीनों अब भी रुद्राक्षी द्वारा पकड़ी गई है। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? तारा अब इतना कुछ होने के बाद भी इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक होते हुए कुछ देर के लिए तो खुद ही खुद से बड़बड़ा रही थी। इस समय पर वो तीनों केवल यही सोच रहे हैं कि भगवान भी वास्तव में उनके साथ बहुत ही अनुचित है। भगवान उनके साथ ही ऐसी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? उन लोगों ने अपने मन में ही भगवत को कोसते हुए कहा, तुम भगवान रुद्राक्षी के लिए ही इतने अच्छे क्यों हो? लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि इस टाइम उन्हें लगा कि सब कुछ रुद्राक्षी के हाथ में है, जिससे वे तीनों मूर्खतापूर्ण चेहरे के साथ रुद्राक्षी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। फिर खुद से ही कहा, क्या ये सब वही नहीं है जिसकी वे हमेशा से ही चाहती है? इस दुनिया में सब कुछ संभव है, तुम लोग भी कोशिश करके देखो, लेकिन पहले अच्छे इंसान तो बनो। उन तीनों की उदासी और हताशा से भरे चेहरों को देखते हुए रुद्राक्षी ने उन्हें अपनी तरफ से एक फ्री का एडवाइस सुना दिया। लेकिन उसने ये तो सही ही कहा था कि अगर अच्छे इंसान बनकर अच्छे अच्छे काम करे तो भगवान को कभी न कभी तो दया आ ही जाती। उनको देखते हुए रुद्राक्षी ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल और प्यारी सी मुस्कान बनाए रखी हुई है, क्योंकि आज वो सच में बहुत ही खुश है। उसे पता नहीं था क्यों, लेकिन अब जब भी उन तीनों को इतना घमंडी और दिल से खुश देखते हैं तो उसे वास्तव में बहुत बुरा लगता है। पर आज ये देखकर कि उन तीनों को खुद से द्वारा इस हद तक धमकाया गया था कि उसके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं होने के साथ ही वो सब अब बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक स्वर्ग पर लौटने में असमर्थ हो गई थी।
उनके ऐसी हालत देखते हुए वो आज बहुत ही खुश महसूस कर रही है। उसने खुश होते हुए सुध से ही कहा, रुद्राक्षी, तुझे ये क्यों नहीं पता चला था कि दुश्मनों की नियति को अपने हाथों में लेना कितना ज्यादा मजेदार है? ये सब सोचते हुए ही रुद्राक्षी ने धीरे से अपना सिर खुशी से हिलाते हुए ही अपनी ठुड्डी को छूते हुए उसके मुंह के कोनों पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दे रही थी। ठीक है। फिर उसने तारा के कान के पास झुकते हुए धीरे से कहने लगी, चलो ठीक है, अब मैं तुम सबसे बदला नहीं लूंगी, पर मैं अब से तुम लोगों के साथ बस कुछ छोटे मोटे खेल खेलना चाहती हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि तुम सब इस खेल में और क्या क्या चालें चल सकती हो। स्वाभाविक रूप से इस समय उन सबको नहीं पता है कि उसका दुखद भाग्य बहुत ही जल्द आने वाला है, जिससे वे सभी आबाद हो जाएंगे। फिर रुद्राक्षी ने अपना एक हाथ उठाकर तारा के चेहरे को हल्के से थपथपाते हुए मजाक भरे अंदाज में कहा, अब से अगली बार जब भी तुम लोगों को बुलाओ तो और ज्यादा लोगों को बुलाना, क्या है ना, ये लोग वास्तव में मेरे लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। रुद्राक्षी के ये शब्द कुछ ऐसे थे जैसे मानो एक थप्पड़ की तरह हो, जिसके जरिए रुद्राक्षी ने तारा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जैसे कि वह ये साबित करना चाहती हो कि तारा ने आज जो कुछ भी किया वो सब व्यर्थ है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसके सारे प्लानिंग खुद रुद्राक्षी ने ही फ्लॉप किया। इस समय तो उन तीनों का ही चेहरा सुअर के जिगर के रंग में बदलने के साथ ही उन्होंने रुद्राक्षी को गुस्से से भी देखा। अगर अभी वे लोग कर सकते तो वे लोग निश्चित रूप से उसे अपने पैरों के नीचे रौंद देते और साथ ही उसे गंभीर रूप से तबाह कर देते। तभी रुद्राक्षी ने धीरे से अपना सिर उठाते हुए नेता के तरफ देखकर उपहास करते हुए बोली, हालांकि तुमने मुझे उस दिन सोच नहीं पहुंचाई थी, फिर भी तुम उनके साथियों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं भूलूंगी। रुद्राक्षी के शब्दों को सुनकर तारा कांपने लग गई थी और उसे इस टाइम रुद्राक्षी की ओर देखने की भी अब और हिम्मत नहीं रह गई थी। रुद्राक्षी ने उन तीन लोगों पर नजर डाली जो अभी बहुत भयभीत लग रहे थे, फिर उसने उनका उपहास करते हुए मुड़ी और अपने घर चली गई। ओ, नेता और विनय रुद्राक्षी के वहां से जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें तो इस समय उनका मूड ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी एक दुष्ट तारे को अंत में उनसे दूर जाते हुए देखा हो। तारा भी इस समय जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर से वो डरावनी नजर धीरे धीरे गायब होने के साथ ही वो फिर से अपने दांत पीसते हुए अपने चेहरे पर शातिर ले आए। उसने खुद से ही कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी किस्मत के साथ ही इतनी अच्छी लड़ाई के कौशल भी होंगे, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरे द्वारा काट कर जंगल में धकेल दिया जाओगी। रुद्राक्षी, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी। इस समय तारा स्वाभाविक रूप से रुद्राक्षी के साथ उसकी कमजोरियों को नहीं बल्कि उसके इन अच्छे कौशल को जोड़ेगी। अब बस वो सोच रही थी कि उसे अब कैसे बदला लेना चाहिए। आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटी। इधर आयुर्वेदिक ईश्वरीय जड़ी बूटियों के दुकान में देखो देखो, यह वो 1000 साल पुराना जिनसेंग जड़ी बूटी है जिसे मैंने अपनी प्यारी सी पोती से खरीदा है। यह मेरा एक खजाना है। मेरी यह पोती इस जिनसेंग जड़ी बूटी को पाकर वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। दादाजी आहूजा इस समय भी अपने ओल्ड फ्रेंड वीरेंद्र प्रताप को इस बारे में शेखी बघारते हुए बोल रहे थे। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से ही यह कई बार सुन रहा हूँ। क्या आप इसे कहते हुए अब तक ऊब नहीं रहे हैं? दादाजी के ओल्ड फ्रेंड वीरेंद्र प्रताप ने दादाजी आहूजा को नाराज होते हुए कहने लगे। मुझे यकीन है कि तुम अभी बस मुझसे सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हो। दादाजी आहूजा ने अपनी गर्व भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा। दादाजी, मैं भी यहाँ हूँ। नियति ने दो बूढ़े आदमी को खुद को नोटिस करने के लिए जोर से चिल्लाया। जब उसने देखा कि दोनों दादाजी उसके ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे तो वह जल्दी से उनके पास आकर रुद्राक्षी और कपूर भाई बहनों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे इस समय बस यही डर लगा हुआ था कि कहीं उन लोगों ने रुद्राक्षी को चोट ना पहुंचाया हो। उसके इस बात से दोनों बुजुर्ग बहुत ही टेंशन में आ गए थे, खास तौर पर दादाजी आहूजा। वो तो जल्दी से अपने पोती के पास जाना चाहते थे। उन्होंने जल्दी से अपने सारे बॉडीगार्ड्स को रेडी होने को कहकर जल्दी से अपनी पिस्टल लाने के लिए अपने रूम पर भाग गई। इस समय उनके इस हरकत से सभी को पता चल रहा था कि रुद्राक्षी उनके लिए कितना और किस हद तक महत्वपूर्ण है। इस समय दादाजी अपने रूम से बाहर आते हुए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से जाने ही वाले थे कि तभी दादाजी ने दूर से ही रुद्राक्षी को भागते हुए अपने तरफ आते हुए देखा। दादाजी, मैं यहाँ हूँ। रुद्राक्षी ने दादाजी आहूजा के पास पहुंचकर थोड़ा सा झुककर प्रणाम करते हुए कहा। रुद्राक्षी डियर, मैंने अभी नियति से सुना कि उस बेशरम परिवार ने फिर से तुम्हें परेशान किया। बोलो, वह परिवार वास्तव में बहुत घिनौना है। दादाजी आहूजा ने अपने प्यारी पोती को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके आसपास घूमते हुए पूछने लगे। उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी पोती को उस बेशरम परिवार के द्वारा सोचना पहुंचाई गई हो। अपने दादा को खुद के लिए इतना चिंता करते हुए देखकर उसके ठंडे दिल में भी गर्माहट महसूस होने लगी। आप चिंता मत करो दादाजी,
मुझे लगता है कि वे मुझे अब और सोत नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर वे फिर अभी मुझे परेशान या फिर सोत पहुंचाने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास उनसे निपटने के लिए एक अच्छा तरीका है। जब इस समय रुद्राक्षी उन तीनों के बारे में सोचती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। ओह, तो इस समय तुम उस समझौते के बारे में बात कर रही हो जिसे मैंने उस दिन उन लोगों से सिग्नेचर करवाया था। जब दादाजी आहूजा को उस बात की याद आई तो वे बहुत उत्साहित हो गए। हो, समझौता, ये कैसी समझौता है? तभी ओल्ड मैन प्रताप ने उन्हें बाधित करते हुए पूछा। वीरेंद्र, अपने दोस्त के सवाल सुनकर दादाजी को याद आया कि यहाँ पर अभी भी उनके दोस्त और उसकी पोती मौजूद थी। ओह, मैंने तो तुम लोगों को अभी तक मिलवाया ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, देखो प्रताप, यही है मेरी प्यारी पोती रुद्राक्षी आहूजा, और रुद्राक्षी, ये है मेरे पुराने दोस्त वीरेंद्र प्रताप, साथ ही उनकी। तभी दादाजी के बातों को काटते हुए नियति ने तपाक से कहा, दादाजी आहूजा, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम भी अब आपके तरह बेस्ट फ्रेंड हैं। रुद्राक्षी नियति के बातों पर बस हंस दिया और फिर ओल्ड मैन प्रताप की ओर जाते हुए थोड़ा सा झुककर प्रणाम करते हुए पुकारा, मिस्टर प्रताप, नमस्ते। ओह डियर, कृपया तुम भी मुझे मेरी पोती की तरह ही दादाजी पुकारा करो, मुझे अच्छा लगेगा। तभी दादाजी को याद आया नियति ने ही तो रुद्राक्षी के बारे में उन्हें कहा था। उन्होंने जल्दी से नियति को स्माइल थैंक कहा और सबको फिर से बैठने के लिए अंदर ले गई। इस समय नियति ने भी रुद्राक्षी से धीरे से सॉरी डिसअपॉइंटेड कहा। उसे पता था रुद्राक्षी ने क्यों उसे दादाजी को बोलने से मना किया था, लेकिन वो करती भी क्या, वो रुद्राक्षी को लेकर बहुत टेंशन में आ गई थी। पहले तो नियति को यहाँ देखकर वह बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन उसका ये सैड फेस देखते हुए रुद्राक्षी को फिर से अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह खुश थी कि उसकी इतनी फिक्र करने वाली एक फ्रेंड जो उसे मिल गई थी। उसने उससे तसल्ली देते हुए कहा, ये ठीक है, तुमने ही तो अभी कहा था ना कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तो अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। इसलिए तुम्हें अब सैड रहने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे भी देखो, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी हूँ। रुद्राक्षी के इन बातों से अब नियति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। ऐसे ही बात करते करते वो सब आके अंदर बैठ गई। सबके बैठने के बाद दादाजी प्रताप ने फिर से उन्हें देखते हुए पूछा, तुम लोग अभी किस समझौते के बारे में बात कर रहे थे? इस समय जाजाजी प्रताप को जवाब देते हुए दादाजी ने कहा, ओह ठीक है। क्या तुमको याद है कि रुद्राक्षी को घर लाने से पहले मैंने अपने वकील से कस्टडी ट्रांसफर के लिए कुछ दस्तावेज बनवाने को कहा था? उसी में कुछ पॉइंट्स थे जिसमें उन लोगों की हस्ताक्षर करके रखे हुए हैं। हाँ, मुझे वह याद है, दादाजी प्रताप ने कहा। फिर दादाजी आहूजा ने अपने स्टडी रूम से कुछ दस्तावेज लाकर उनके सामने रखते हुए कहा, ये वह दस्तावेज है जिस पर उस परिवार के सभी लोगों के हस्ताक्षर किए हुए हैं। तुम सब इसे पढ़ सकते हो। दादाजी के बोलना समाप्त होते ही ओल्ड मैन प्रताप ने वह दस्तावेज अपने हाथ में जल्दी से लेते हुए उसे पढ़ना शुरू किया। दस्तावेजों को लास्ट तक पढ़ते पढ़ते और उन दोनों लड़कियों ने सुनते सुनते तो वह तीनों ही अवाक रह गई थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस परिवार ने रुद्राक्षी का बदला लेने के लिए ऐसा प्लान भी बनाएगी। रणबीर जयतुमलगो ने सच में उनसे 300 करोड़ लेकर रुद्राक्षी के अकाउंट पे रख दिया। दादाजी प्रताप ने हैरान होते हुए पूछा। उस परिवार से ली गई राशि से बारे में जानकर दादाजी प्रताप के साथ नियति भी हैरान थी। हाँ, दादाजी ने शांति से उन्हें कहा। इस समय वह दोनों ही अपने सदमे की स्थिति में मुंह खोले बैठे हुए थे। अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसकी पोती को इस तरह देखकर दादाजी जोर जोर से हंसने लग गए थे। दादाजी को खुद पर हंसते हुए देखकर ओल्ड मैन प्रताप ने उन्हें घूरते हुए रुद्राक्षी के तरफ मुड़कर आखिरकार बोला, इन सब दस्तावेजों के साथ यदि वे तुम्हें फिर से परेशान करने आते हैं तो अंत में तुम उन सभी का निपटान कर सकती हो। रणबीर, तुम्हें भी कभी कभी अपने अस्पताल में जाना चाहिए। उन्हें एक बार अपना चेहरा तो दिखाओ और उन्हें बताओ कि तुम अभी मरे नहीं हो। इस बार ओल्ड मैन प्रताप ने दादाजी के ओर मुड़ते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं उन्हें अपना ये सुंदर चेहरा जल्द ही दिखाऊंगा, दादाजी ने अपने दोस्त से मजाक करते हुए कहा। फिर अपनी पोती की तरफ देखकर, रुद्राक्षी डियर, कल तुम मेरे साथ कहीं पर जा रही हो। ये तुम्हारे लिए एक पाठ यात्रा है। 2 दिनों के लिए अपने सभी जरूरत के सामान और कपड़े पैक कर लो, दादाजी ने अपने मीठे अंदाज में रुद्राक्षी से कहा। उनकी इस बात करने के अंदाज को देखते हुए ओल्ड मैन प्रताप, नियति और यहाँ तक कि रुद्राक्षी ने भी अपनी आंखें मूंद ली। ये लगभग ऐसा लग रहा था जैसे एक विकृत व्यक्ति इस समय अपने शिकार से बात कर रहा हो। इस समय उन तीनों की बिहेवियर देखकर दादाजी ने अपने दोस्त और नियति को अपना गुस्सेल चेहरा दिखाते हुए कहा, अब तुम लोग वापस जाओ। यह मेरे पोती रुद्राक्षी के आयुर्वेदिक पाठ का समय है। कुछ समय बाद अपने आयुर्वेदिक पाठ को समाप्त करने के पश्चात अपने जरूरत के सामान और कपड़ों के बैग के साथ आकर कार में अपने दादाजी के पास बैठ गई।
ऐसे ही कार चलने के कुछ समय बाद ही रुद्राक्षी बाहर के दृश्य देखने के साथ ही सोचने लगी कि आज वे लोग जहां पर भी जा रहे हैं पता नहीं वहां पर उसे क्या क्या नई चीजें सीखने को मिलेगी। उसे तो बस यही पता था कि अभी वो कार से अपने दादाजी ओल्ड मैन प्रताप और नियति के साथ मुंबई शहर जा रही है। दादाजी, हम मुंबई शहर में कहाँ पर जा रहे हैं? कार में बैठने के बाद से ही एक्साइटेड होकर रुद्राक्षी तो बस अपने दादाजी से यही पूछ रही थी, लेकिन दादाजी ने तो एक बार भी उसके सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सिवाय एक बात कहने की, तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बाहर ले जाकर काला बाजार में बेच नहीं दूंगा। अपने दादाजी के इस बात को सुनकर रुद्राक्षी ने बस अपनी आंखें घुमाते हुए उनको देखते हुए कहा, हाँ, आप बस मुझे इसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं अब इसके बारे में और नहीं पूछूंगी। हो अपनी बात कहने के बाद रुद्राक्षी अपना मुंह बनाते हुए बैठ गई, जिसे देखकर कार में बैठे सारे लोग जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। ऐसे ही 1 से 2 घंटे के पश्चात हम सब पहुंच गए। गाड़ी रोकने के बाद दादाजी आहूजा ने सबको कहा। इस समय रुद्राक्षी कार से बाहर निकलने के बाद से अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना शुरू किया। कार में 3 घंटे बैठने के बाद से ही उसका शरीर थका हुआ सा महसूस करने लगी थी। इधर नियति भी यहाँ अपने दादाजी से अपने थकान महसूस करने के बारे में शिकायतें करने लग गई थी। अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करने बाद रुद्राक्षी अपने चारों तरफ अपना सर घुमा घुमाकर देखने लगी कि वे लोग अभी कहाँ पर है। तभी उसने देखा कि उनके सामने एक इमारत खड़े हुए थी और इस इमारत के साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था आहूजा हॉस्पिटल। साइन बोर्ड पर नाम पढ़ने के बाद उसने एक बार अपने दादाजी को देखते हुए फिर अस्पताल की ओर मुड़कर देखने लगी। रुद्राक्षी के चेहरे पर इस समय ये शोइंग एक्सप्रेस देखकर दादाजी तो बहुत ही खुश हो गए। तभी उन्होंने जल्दी से अपनी पोती का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जाते हुए कहने लगे, चलो चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें यहाँ के चारों ओर दिखाऊंगा, खास तौर पर आयुर्वेदिक के विभाग को। दादाजी इस समय खुशी से अपनी प्यारी पोती के सामने दिखावा करने लग गए थे। इस समय अपने दादा को यूं खुद के सामने दिखावा करते हुए और उनकी इस अंदाज को देखकर रुद्राक्षी और नियति दोनों ही दादाजी आहूजा पर हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए चारों अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। लेकिन जिस क्षण दादाजी आहूजा ने अस्पताल में कदम रखा, तभी डॉक्टरों के कोट पहने पुरुषों के एक समूह उनके सामने दिखाई दिया, जो दादाजी को वहीं रोककर खड़े हो गई। डायरेक्टर आहूजा, आप वापस आ गए हैं। जिन लोगों ने अभी दादाजी को रोका था उन्होंने ग्रैंडपा आहूजा को खुशी से अस्पताल में स्वागत किया। ठीक है, लगभग उस एक खुश कुत्ते की ही तरह जो अपने मालिक के कहीं से घर आने पर उन्हें बधाई देते हैं। तुम लोग कैसे जानते हो कि मैं यहाँ वापस आ गया हूँ? मैं तो तुम सभी को देखना भी नहीं चाहता था। दादाजी आहूजा ने इस समय इस समूह को अपने पास देखकर गुस्सा होते हुए कहा। तभी इस समूह के एक डॉक्टर ने दादाजी के मनोदशा को नजरअंदाज करते हुए शांति से बोला, डायरेक्टर आहूजा, आप हमारे अस्पताल के डायरेक्टर हैं। हम आपको यहाँ वापस देखकर बहुत खुश हैं। इसलिए हम सभी यहाँ आपका स्वागत करने आए हैं। उस डॉक्टर की बात पूरी होते ही दादाजी ने अपना मुंह फुलाते हुए बोला, मैं तो यहाँ पर बस कुछ ही समय के लिए आया हूँ, वह भी काम के कारण से नहीं, बल्कि मैं अपनी एकमात्र प्यारी पोती को हमारा ये अस्पताल और आयुर्वेदिक के विभाग को दिखाने आया हूँ। पोती? निर्देशक, आपकी पोती कौन है? दादाजी के बात सुनकर इस समय वहां खड़े इस समूह को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो लोग तुरंत दादाजी आहूजा के पीछे खड़ी 2 लड़कियों को देखने लगे। इस टाइम उन सभी के आंखों में बहुत ही जिज्ञासु और ईर्ष्यापूर्ण भाव उभर रहे थे। तभी नियति इस समूह के लोगों की इन आंखों के भावों को देखते हुए चौंक गई थी। उसने जल्दी से इस समूह के लोगों से छिपने के लिए अपने दादाजी के पास वापस चली गई। लेकिन नियति के विपरीत रुद्राक्षी अभी भी शांति के साथ उसी जगह पर खड़ी रही। यहाँ तक कि उसके हाव भाव में भी बिल्कुल बदलाव नहीं आए थे। इस समय दोनों लड़कियों के अलग अलग रिएक्शंस को देखकर दादाजी जोर हंसते हुए अपनी पोती रुद्राक्षी को सबके सामने करते हुए बड़े ही गर्व से उसका उस समूह से परिचय कराया। ये है मेरी प्यारी पोती और मेरी एक मित्र शिष्या रुद्राक्षी आहूजा। आहूजा खानदान की एक लौती प्रिंसेस राजकुमारी है। सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम रुद्राक्षी आहूजा है। मुझे आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। दादाजी के उसे इस समूह के सामने आगे करते ही उसने इस समूह को अपना परिचय देते हुए शान से मुस्कुरा रही थी। इस समय रुद्राक्षी के मुंह से असका परिचय और अभी के बिहेवियर को देखते हुए समूह के सभी लोग बस हैरान हो गई। वाह, वह बहुत ही सुंदर है, एक नेक महिला की तरह। रुद्राक्षी के देखते हुए अभी वे सब यही सोच रहे हैं। जाओ जाओ, मैं खुद उसको अपने साथ ले जाकर हमारा अस्पताल दिखाऊंगा। दादाजी ने उस समूह के लोगों को अपने आसपास से खदेड़ते हुए कहा। उन्हें इस समय इस समूह से बहुत ही ईर्ष्या हो रही थी, जो उनके सामने ही उसके पोती को एक मूर्ख की तरह देख रहे थे।
फिर रुद्राक्षी को देखते हुए, मेरी प्यारी पोती, तुम मेरे इस अस्पताल के बारे में क्या सोचती हो? दादाजी ने एक उम्मीद के साथ उससे पूछा। यह अस्पताल बहुत ही बड़ा है। मुख्य स्वागत कक्ष में दिखाए गए लेआउट के हिसाब से इस अस्पताल में बहुत सारे विभाग होने चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो यहाँ के अधिक दिलचस्प पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग ही लग रहा है। तभी कुछ सोचते हुए दादाजी के सवाल का जवाब देते हुए रुद्राक्षी ने बड़ी ही गंभीरता से अपने परिवार की अस्पताल के बारे में अपनी बातें रखी। हाँ हाँ हाँ, दादाजी खुश होकर हंसते हुए कहने लगे, एकदम सही, मुझे पहले से ही पता था कि आप इसे जरूर नोटिस करोगी। ये हुई ना मेरे पोती और एकमात्र शिष्य होने की बात। दादाजी को इस समय अपनी पोती उर्फ अपनी शिष्या पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन क्या कोई उस विभाग में इलाज भी कराने जाते हैं? रुद्राक्षी वास्तव में ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, क्योंकि इस आधुनिक समय में आधुनिक चिकित्साओं के साथ है आधुनिक दवाएं सभी जगह पेश किए गई है, जिससे आयुर्वेदिक दवाओं की लोकप्रियता ज्यादा से ज्यादा कम और कम होते जा रहे हैं। उसकी इन बातों को सुनते हुए दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमको इसके बारे में अभी से इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नियति ने अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए मुंह बनाकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि अब भी इस आधुनिक जमाने में को ऐसी बड़ी कड़वी दवाएं खाना पसंद करेगा। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नियति बच्चा, तुम शायद नहीं जानते, लेकिन इस आधुनिक जमाने में भी आधुनिक चिकित्सा के तुलना में बहुत से लोग हैं जो अभी भी आयुर्वेदिक दवाओं का की सराहना करते हैं। ओल्ड मैन प्रताप ने अपनी पोती नियति के बातों का विरोध करते हुए उसे समझाया। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे जैसा कोई बूढ़े लोगों को ही यह पसंद आते होंगे। इस समय नियति ने भी अपने दादाजी का मजाक बनाते हुए हंसने लगी। यहाँ तक कि रुद्राक्षी और दादाजी आहूजा भी उसकी इस हंसी में एक साथ शामिल हो गए। रणविजय, तुमने भी मुझ पर हंसने की हिम्मत की। क्या तुमने अभी तक नहीं माना कि तुम भी अब एक बूढ़े आदमी हो गई हो? ओल्ड मैन प्रताप ने अपने दोस्त को देखते हुए गुच्छे में उपहास किया, जो अभी भी उनके इन दो पोतियों के साथ मिलकर उस पर हंस रहे हैं। अरे तुम्हारी अपनी पोती ने ही तो तुम्हें बूढ़ा कहा है, तो अब तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? दादाजी के बात समाप्त होते ही फिर से दोनों बूढ़ों के बीच बचकानी बहस शुरू हो गई, जिसे देखकर रुद्राक्षी तो बस अपना सिर नामे हिलाती जा रही थी, जबकि नियति तो इस दृश्य को देखकर फिर से हंसने लगी। दादा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी एक आदमी की आवाज ने उनके बचकाने तर्कों को बाधित कर दिया। इस समय उस आवाज को सुनकर दादाजी बहुत ही चौंक गए थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर मुड़ते हुए पूछा, आकाश, तुम भी यहाँ पर हो, लेकिन तुम इस मंजिल पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा था, उस आदमी ने सिर्फ 6 शब्दों में दादाजी को जवाब दिया। पफ, उन सबके बिस हुए बातों से नियति अपनी हंसी को रोक ही नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। आकाश के इस जवाब से दादाजी ने अपनी आंखों को अपने पोते आकाश की ओर घुमाकर उसे देखते हुए अपने मन में सोचा, ये शख्स सिर्फ अपनी बात करने से ही लोगों को नाराज कर सकता है। दादाजी, आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। आकाश ने अपने दादाजी के नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए उन्हें अपने सवाल को याद दिलाया। ओह हाँ, मैं अभी यहाँ इन सबके साथ टहलने आया हूँ। दादाजी आहूजा ने भी उसे परेशान करने के लिए उसी के जैसा उत्तर दे दिया। ओह, तो ठीक है, आप सब सावधान रहो। ऐसे भी आप पहले से ही बहुत बूढ़े हो गई है। आकाश ने इस समय अपने दादाजी को आकस्मिक टिप्पणी करते हुए वह अपने बहन के पास आकर उसके हाल साल के बारे में पूछने लगे। दादाजी आहूजा, जिसने अभी अपने पोते आकाश को नाराज करने के लिए योजना बना रहे थे, वो खुद इस समय उसके जवाब के कारण गुस्से से उबलने लग गए थे। तभी दादाजी के गुच्छे वाले शकल को देखते हुए नियति जोर जोर से हंसने लगी, जब तक कि एक नज ने आकर उसे चुप रहने के लिए याद नहीं दिलाया। इस समय दादाजी को गुच्छा दिलाने वाला और कोई नहीं, उनके छोटे पोते और रुद्राक्षी के छोटे बड़े भाई आकाश आहूजा है। वो इस वर्ष सिर्फ 24 साल के होते हुए भी एशिया के 2nd नंबर पर न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन उनके बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि वह वास्तव में लोगों को बहुत जल्दी ही अपने शब्दों से गुस्सा दिला सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर पहले की ही तरह। आकाश, चलो तुम्हारे केबिन में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दादाजी ने उसे जाने से रोकने के लिए बहाना बनाते हुए कहा। तभी आकाश ने भी अपने दादाजी के बात सुनकर अपने पीछे मुड़कर वहां खड़े बाकी तीनों लोगों को देखते हुए अपनी प्यारी बहन के हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, तो जल्दी चलो। वैसे भी मैं आज बिल्कुल आजाद हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ऊब महसूस हो रहा है। उसे देखकर इस समय ऐसा लग रहा था मानो अपनी बहन से बात करते समय वो बाकी सबको भूल ही गया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।